कम्युनिकेशन टुडे की 97वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज से 3 वर्ष पूर्व गांधी जयंती के अवसर पे ही कम्युनिकेशन टुडे की वेबिनार श्रृंखला की यात्रा शुरू हुई थी। 3 वर्ष में मीडिया से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर हमने ये आयोजन किए हैं। कम्युनिकेशन टुडे के प्रकाशन की ये यात्रा 27 वर्षों से निरंतर चल रही है। यह प्रकाशन मूल रूप से शुरू किया गया मीडिया के क्षेत्र में। हमारे जो मीडिया कर्मी हैं, शोधार्थी हैं, उन्हें एक मंच मिल सके जिसके माध्यम से वो अपनी बात कह सके। यही सोच करके हमने शुरू किया और कोविड काल में जब सब कुछ थम गया था, उस समय इस वैकल्पिक माध्यम से इसे शुरू करने का एक विचार पनपा। संयोग से हमारी उस पहली वेबिनार में जो गांधी के ही विचारों पर केंद्रित थी, उनके व्यक्तित्व पर केंद्रित थी, उसमें प्रोफेसर विद्या जैन, जो आज हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में मौजूद हैं, प्रोफेसर विद्युत जोशी और प्रोफेसर पुनीता हरने के साथ आज का जो हमारा विषय है वो गांधी एक करिश्माई कम्युनिकेटर या संचारक या व्यक्तित्व, उस विषय पर केंद्रित है। संयोग से आज हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनका परिचय मैं जब उन्हें आमंत्रित करूंगा अपना वक्तव्य देने के लिए, उस समय आपको विस्तार से दूंगा। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में, जब 2 व्यक्तियों का जन्मदिन हम देश भर में मनाते हैं। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी, इन दोनों का जन्मदिन आज है। ये भी अद्भुत संयोग है कि शास्त्री जी ने महात्मा गांधी के आह्वान पर ही स्वाधीनता आंदोलन में सहभागिता की थी और अपना पढ़ाई छोड़ करके बहुत अल्प में ही वो गांधी के साथ जुड़ गए थे। मुझे लगता है कि शायद शास्त्री जी का जो एक विनम्रता के साथ साथ जो दृढ़ता का भाव था, वो भी गांधी का ही प्रभाव होगा। शास्त्री जी कुछ, उनका व्यक्तित्व लंबा चौड़ा नहीं था, 5 फुट 2 इंच का वो इंसान, जिन्होंने एक बार कहा भी था कि शायद मेरी लंबाई में छोटे एवं विनम्र होने के कारण लोगों को लगता है कि मैं दृढ़ नहीं हो पा रहा हूं। यद्यपि मैं शारीरिक दृष्टि से कमजोर मजबूत नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आंतरिक दृष्टि से बड़ा मजबूत हूं। एक गरीब परिवार में जन्म लेकर किस तरह से शास्त्री जी ने स्वाधीनता संग्राम में भाग लेते हुए आजादी के बाद प्रधानमंत्री के रूप में इस देश का नेतृत्व किया, और सन 65 की लड़ाई में जब अयूब खान ने यह कहा था कि हम तो चहलकदमी करते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे, तब शास्त्री जी ने कहा था कि हम आपको क्यों कष्ट दें, हम स्वयं ही लाहौर पहुंच जाते हैं। और लाहौर पहुंच के दिखाया उन्होंने, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव उस तरह का रहा। अमेरिका आदि के हस्तक्षेप के कारण ताशकंद में शांति वार्ता हुई और ताशकंद समझौता करने के लिए हमें मजबूर होना पड़ा। शास्त्री जी रहस्यमयी परिस्थितियों में ये दुनिया छोड़ के चले गए। अपने 18 महीने के कार्यकाल में उन्होंने सिर्फ दुग्ध क्रांति, हरित क्रांति की आधार भूमिका तैयार की, वरन अपनी विनम्रता और दृढ़ता पूर्ण व्यक्तित्व के साथ, सादगी के साथ नए आदर्श भी हमारे सामने रखे। शायद हमारे देश के राजनीतिक इतिहास का यह एकमात्र उदाहरण होगा जब रेल मंत्री के रूप में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और पंडित नेहरू ने कहा कि उनका त्यागपत्र इसलिए स्वीकार नहीं किया जा रहा है कि रेल दुर्घटना में वे जिम्मेदार थे, बल्कि इसलिए किया जा रहा है कि एक संवैधानिक मर्यादाओं का आदर्श हमारे सामने होगा। 9 वर्ष तक जेल में बिताए, गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने ये सारा संघर्ष जो है वो किया था। बहुत सारे कहानी किस्से हो सकते हैं, लेकिन विस्तार से बात करने का समय आज नहीं। 2 अक्टूबर गांधी और शास्त्री दोनों दिवंगत आत्माओं को नमन के साथ हम ये विश्वास करते हैं कि इन दोनों राष्ट्रीय महापुरुषों ने, नेताओं ने जिस तरह से इस देश में मूल्य आधारित राजनीतिक और अन्य व्यवस्थाओं को लागू करने का सपना देखा था, हम उन्हें पूरा करने के लिए किंचित भी प्रयास कर सके तो उनके जन्मदिन मनाने की सार्थकता है। गांधी एक कम्युनिकेटर के रूप में पूरी दुनिया में छा गए थे। किस तरह से एक सरल सहज भाषा में उन समाज से, जीवन से लिए हुए प्रतीकों के माध्यम से वो संवाद करते थे।
आज तकनीक हमारा माध्यम बनी हुई है लोगों के साथ विचार विमर्श का, लेकिन गांधी ने आम आदमी को अपना लक्ष्य बनाते हुए, चाहे वो बड़े से बड़ा नेता है, चाहे वो अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके साथ सीधा संवाद स्थापित किया। यही कारण है कि वो आम आदमी के जीवन में, आम आदमी के मन में कहीं न कहीं बस गए। जीवन का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें उन्होंने नहीं लिखा या अपनी बात नहीं कही हो। आज हमारे साथ इन गांधी जीवन पर काम करने वाले, वर्षों तक जिन्होंने अपना जीवन उनके चिंतन मनन दर्शन को देखने, सीखने में, समझने में व्यतीत किया है, आज हम उन्हीं के मुख से गांधी के जीवन के विविध प्रसंगों को सुनेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से गांधी आज भी प्रासंगिक हैं, किस तरह गांधी ने अपने समय में, जब साक्षरता की अपनी सीमाएं थी, साधन अल्प विकसित थे, देश विदेशी हुकूमत के कब्जे में था, आजादी के संघर्ष किया जा रहा था, उस समय किस तरह से गांधी ने, और आज किस तरह से दुनिया उनके इस जन्मदिन को अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाने लगी है। ये अहिंसा का दूत, मेरे ख्याल दुनिया में शायद एक ही उदाहरण होगा जब अहिंसा के बल पर आजादी प्राप्त करने का एक अनोखा सपना न सिर्फ उन्होंने देखा, बल्कि उसको साकार करने के लिए अपना जीवन बलिदान किया। आज ऐसे महापुरुष को नमन करते हुए आइए मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर विद्युत जोशी को, जो भावनगर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। यो उनका व्यक्तित्व, उनका परिचय बहुत बहुआयामी और बहुत विराट है, विस्तृत है, लेकिन मूल रूप से ये कहूं कि उन्होंने अकादमिक क्षेत्र के अनेक पक्षों को जिया है, शोध अनुसंधान में निरंतर तल्लीन है। 68-69 में उन्होंने प्राध्यापक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की अहमदाबाद में। उसके बाद गुजरात और देश के अन्य हिस्सों के अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ वो अध्यापन और शोध अध्येता के रूप में जुड़ते हैं, और गुजरात में जल प्रबंधन और पुनर्वास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने शोध किया और राज्य सरकारों को भी दिशा बोध दिया। आपने अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ काम किया, वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक आदि अनेक ऐसे संस्थान हैं जिनके साथ आपने जुड़े, उनके साथ आपने काम किया, अनेक शोध परियोजनाओं पर आपने काम किया, उनको क्रियान्वित किया, और नीति निर्माताओं को भी एक तरह से उन्होंने इसके लिए प्रेरित किया कि वो आम आदमी के लिए उनके जीवन को सहज सरल बनाने के लिए किस तरह से इनको कंप्लीमेंट कर सकते हैं। दुनिया के अनेक देशों की आपने यात्राएं की, इन संगठनों ने उन्हें अपने यहाँ पर आमंत्रित किया, ब्राजील, नाइजीरिया, मलेशिया आदि अनेक देशों में। देश के अनेक प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाओं में निरंतर लिख रहे हैं। शोध पत्रिकाओं के अलावा जो हमारे मुख्य धारा के पत्र हैं, जनसत्ता, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, दिव्य भास्कर, संदेश आदि ऐसे प्रमुख पत्र दैनिक अखबार हैं जिनके साथ आप नियमित रूप से कॉलमिस्ट के रूप में भी लिख रहे हैं। लगभग 250 से अधिक शोध पत्र आपके प्रकाशित हो चुके हैं। गांधी पर केंद्रित आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अब तक लगभग 36 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो गई हैं अलग अलग विषयों को लेकर के। तो एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने अध्यापन, प्रशासन, शोध आदि क्षेत्रों में अपना पूरा जीवन खपा दिया है, वो गांधी के उस दर्शन को आज के संदर्भ में किस तरह से देख रहे हैं, आइए मैं अनुरोध करता हूं उनसे अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए प्रोफेसर विद्युत जोशी। थैंक्स प्रोफेसर बाणावत। दोस्तों, प्रोफेसर बाणावत ने जो कहा उसमें से 90% बात कर दीजिएगा। मैं सिर्फ उम्र में आगे हूँ इसलिए ज्यादा काम है, आप उम्र में बड़े हो जाओगे तो आपका काम भी ज्यादा होगा। सवाल ये है कि आज अगर गांधी होते तो क्या एजेंडा कम्युनिकेट करते, क्या कहते, हमें क्या करना है। हम गांधी को जो जानते हैं वो प्री 1947 के कॉन्टेक्स्ट से जानते हैं। आजादी के पहले के समय में हमारी जो जरूरतें थी उसके मुताबिक उन्होंने प्रोग्राम्स हमें दिए, और वो प्रोग्राम्स क्या थे? खादी के थे, 11 महाव्रत के थे, 18 कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम थे, सत्याग्रह के प्रोग्राम थे, सॉल्ट मार्च था, बारडोली सत्याग्रह था, और उनके
जो साथी रहे, वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, विनोबा, उन्होंने जो काम किया, इससे भी हम गांधी को जानते हैं। तो आज हिस्ट्री जो जानती है वो गांधी को प्री 1947 गांधी के जानती है। और आज हम जो गांधीयन इंस्टीट्यूशंस देख रहे हैं वो भी ज्यादातर प्री 1947 के प्रोग्राम्स को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है। अब एपिस्टेमोलॉजी ये कहता है कि नॉलेज इज कॉन्टेक्सचुअल। तो जो नया नॉलेज 21st सेंचुरी के लिए जनरेट होना चाहिए, गांधीयन नॉलेज, वो नॉलेज कीपिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 21st सेंचुरी इन माइंड होना चाहिए। अब 21st सेंचुरी का कॉन्टेक्स्ट हमारे पास क्या है और गांधी होते तो क्या कहते, उसकी कुछ एक बात मैं करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एलपीजी आने के बाद, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आने के बाद सब सरकारों का वेलफेयर एक्शन कम हो गया, मार्केट एक्शन ज्यादा हो गया। दे बिकेम मोर फैसिलिटेटर फॉर मार्केट्स, और जिसे कहते हैं गरीबी नाबूदी, लेबर वगैरह के बाबत पीछे पड़ने रही। गवर्नमेंट का रोल कम होने लगा, मार्केट का रोल ज्यादा होने लगा। तो आज हम जीते हैं मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में। यू आर नॉट ए फुल फ्लेज सिटीजन, यू आर ए कंज्यूमर इन मार्केट। योर आइडेंटिटी इज दैट ऑफ, आपके पास मोबाइल नंबर है, आपके पास आधार कार्ड नंबर है, आपके पास पान नंबर है, आपके पास टैन नंबर है, ये सब आपके मार्केट के कंज्यूमरिज्म का द्योतक है। आपका नाम लोगों को मालूम नहीं है, आपका पान नंबर मालूम है। तो वी हैव बिकम नॉट सिटीजन बट वी हैव बिकम कंज्यूमर्स। तो मार्केट आज हावी हो गया है, ऐसी सिचुएशन में हम जी रहे हैं। हाँ, और दूसरी बात है, एनवायरमेंटल क्राइसिस छाई हुई है। ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, कार्बन फुटप्रिंट, ये सब हम जानते हैं, नहीं जानते ऐसा नहीं है। जितनी जितनी फ्यूल कंजम्पशन बढ़ती जाएगी उतना उतना एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। तो वो भी एक सवाल है। एक और मार्केट प्रोडक्शन बढ़ा रहा है जिसमें फ्यूल कंजम्पशन बढ़ता है, और दूसरी ओर फ्यूल कंजम्पशन के बढ़ने से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी बढ़ता जाता है। और साइंटिस्ट ने हमें चेतावनी दी है कि ये फ्यूल कंजम्पशन कम करे। यह भी एक कॉन्टेक्स्ट हमारे पास बहुत बड़ा है। गांधी ने स्वराज कहा था, माई वॉइस इन माई डिसीजन मेकिंग। आज मेरा वॉइस नहीं है, आई हैव मार्केट चॉइसेस, आई डोंट हैव माई ओपिनियन, आई डोंट हैव माई से इन थिंग्स विच हैपन। मेरे पास मेरी चॉइस है। मेरे पास 5 टूथपेस्ट है, तो 5 में से मैं कौन सा उपयोग करूं वो है मैं करूं, बट वो तो मेरी चॉइस है। मेरा फ्रीडम कहाँ है? मेरा फ्रीडम टू हैव माई डेस्टिनी, टू क्रिएट माई डेस्टिनी, वो कहाँ है? वो मेरे पास नहीं रहा है। तो वो भी एक कॉन्टेक्स्ट बदल गया है। इनइक्वालिटी बढ़ती जाती है। जब हम आज़ाद हुए, डेवलपिंग कंट्री एंड डेवलप कंट्री का रेशियो था 10:1। आज डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री का रेशियो 77:1। तो इनइक्वालिटी बिटवीन नेशंस, इनइक्वालिटी बिटवीन इंडिविजुअल्स इन इंक्रीजिंग एंड क्रिएटिंग मैनी प्रॉब्लम्स। जिसको इंटरेस्ट हो वो पीकेटी के रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, ऑक्सफार्म के रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, उससे पूरा मालूम हो जाएगा। मैं उसके बारे में बहुत आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे मेरे समय में काम पूरा करना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, वो आपकी नौकरियां छीन लेगा, बेकारी बढ़ती जाएगी और कंसंट्रेशन ज्यादा होता जाएगा। वो भी एक बड़ा मुद्दा है। ह्यूमन राइट्स आर बीइंग वायोलेटेड, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। आज हर जगह मेजोरिटेरियनिज्म, पूरे संसार में मेजोरिटेरियन आ गया है। डिसीजन मेकिंग कॉन्सेंट्रेटेड वे में हो गया है, डिसेंट्रलाइज नहीं हुआ है। देयर आर 10 हेड ऑफ द कंट्रीज इन वर्ल्ड हु आर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बट रूलिंग फॉर मोर देन 30 years। इंडिया का ये बात नहीं है, हमें तो अच्छी स्थिति है, मगर प्रदेश में यह स्थिति है। तो अगर ऐसी स्थिति होती तो आज स्पिनिंग व्हील से चरखा काटने से
या कुछ छोटा मोटा काम करने से बात नहीं बनती। आज का पर्यावरण का प्रश्न, आज का ह्यूमन राइट्स का प्रश्न, आज का मेरा स्वराज का प्रश्न, टू हैव माय ओन डेस्टिनी, आज का मेरा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का प्रश्न, उसके मुताबिक हमें प्रोग्राम्स करने चाहिए। अगर मुझे उसके मुताबिक प्रोग्राम करना है तो मुझे गांधीयन फिलोसॉफी जाननी चाहिए, तभी तो मैं प्रोग्राम कर सकता हूं। अनफॉर्चुनेटली गांधी हैड सेड कि मैंने कोई फिलोसॉफी नहीं दी है, सत्य और अहिंसा तो पहाड़ जितने पुराने हैं। ही सेड इट बिकॉज ही वांटेड टू मैनेज कॉन्ट्राडिक्शंस। अगर वो कह देते कि मेरी विचारसरणी सर्वोदय है तो उसका विरोध हो जाता। एंड एनी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट is supposed to manage contradiction in a subtle way, so he managed, but he had a philosophy. क्या थी गांधी की फिलोसॉफी, वो बहुत कम शब्दों में देखें। ड्यूरिंग एनलाइटनमेंट इमैनुअल कांट सेड, henceforth, मेरे में थोड़ी इंग्लिश आ जाएगी क्योंकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, bear with me. Henceforth, the philosophical discourse will be on me and the other and not on God. तब से फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स में वेस्ट में गॉड की बात बंद हो गई और मैं और मेरे अन्य लोग के साथ संबंध कैसे होने चाहिए वो बात शुरू हो गई। और सब सोशल साइंसेस और साइंसेस तभी से डोमिनेंट बनने लगे, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो सोशोलॉजी हो। सब ये एनलाइटनमेंट एज, प्रबोधन युग से ही आगे बढ़ने लगे। और प्रबोधन युग में जो मी एंड अदर की बात इमैनुअल कांट ने कही तो सवाल उठा कि मी एंड अदर, मेरी और आपकी रिलेशनशिप क्या होनी चाहिए। या तो मेरी आपसे रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट की है और कॉन्फ्लिक्ट में से पूरा एक सोशलिस्ट फिलोसॉफी पैदा हुआ, कम्युनिस्ट रिजाइम आए और उसका क्या हुआ वो हम जानते हैं। सेकंड है मेरी और आपकी रिलेशनशिप कंपटीशन की है। आई एम फ्री टू कॉम्पिट, आई एम फ्री टू कॉम्पिट विथ यू, और मेरी आपकी रिलेशनशिप, और उसमें से लिबरलिज्म पैदा हुआ। वो लिबरलिज्म में से नियो लिबरलिज्म आया और आज हम नियो लिबरलिज्म में जी रहे हैं। तो तीसरा जो रहा कि मेरी और आपकी रिलेशनशिप मानव मानव का संबंध हार्मनी का और कोऑपरेशन का है, उसकी कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं बनी। हालांकि एम.एन. रॉय ने प्रयत्न किया थोड़ा बहुत दीनदयाल उपाध्याय ने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म करके प्रयत्न किया, थोड़ा बहुत आंबेडकर जी ने जस्टिस ह्यूमनिज्म करके प्रयत्न किया, मगर ह्यूमनिज्म मैं और आप सामंजस्य से रह सके, हार्मनी से रह सके, ऐसा सोशल ऑर्डर बने, वो कभी आया नहीं। जो आया वो कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन बेस्ड सोशल ऑर्डर आया। और इसी से आज के बड़े प्रश्न हुए हैं कि मेरी और आपकी लाइफ ये कंपटीशन में इतनी आर्टिफिशियल हो गई है कि आई हैव मैनी लाइफस्टाइल डिसीजेस। आज के पूरे जो लाइफस्टाइल डिसीजेस है वो देखिए, काम का कंपटीशन है, मुझे आपको जीतना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आपको मार देना है, मुझे फर्स्ट नंबर पाना है। एक छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसकी माँ उसे कहती है कि तेरी नोटबुक तेरे बाजू वाले को मत देना, वो तेरा कॉम्पिटिटर है। अब वो तेरा दोस्त है, तुझे उसे मदद करनी है, वैसा नहीं कहती, कहती तेरा कॉम्पिटिटर है। तो मेरे दिमाग में पूरी आइडियोलॉजी भर दी गई है कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, और उसके क्या दोष है वो आजकल वेस्टर्न फिलोसॉफी में बाहर आने लगे हैं। तो जिसने ये एलपीजी का कंसल्टेंसी अमेरिकन गवर्नमेंट को दिया, लिबरलाइजेशन लाओ, गवर्नमेंट का रोल कम कर दो, वो कहा, वो थे जोसेफ स्टिग्लिट्ज़। 1980 में उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट का रोल कम कर दो और मार्केट का रोल बढ़ा दो, लेट मार्केट हैंडल एवरीथिंग, मार्केट इज ग्रेट लेवलाइजर, ऐसा कहा। और उनको ये फिलोसॉफी पे नोबेल प्राइज भी मिला। मगर 2003 में उन्होंने अपनी विचारधारा बदली और कहा, आई अपोलोजाइज बिफोर वर्ल्ड कम्युनिटी फॉर रॉन्गली एडवाइजिंग क्लिंटन, मार्केट इज नॉट सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स,
सिविल सोसाइटी एज अ रोल, स्टेट एज अ रोल, और वो रोल वापस लाओ। और उन्होंने एक बड़ा अच्छा व्याख्यान दिया, आप सबको सुनना चाहिए, एथिक्स एंड ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप सुनिएगा। तो अब हम यहां आके रुके हुए हैं कि ग्लोबलाइजेशन हैज रीच्ड एट अ लेवल कि जब हम टेंशन में जी रहे हैं, हार्ट अटैक, डायबिटीज, ये सब में जी रहे हैं, भाग दौड़ में जी रहे हैं, जीवन का सुकून नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए और कैसी लाइफ जीनी चाहिए, ऐसी अगर सिचुएशन हो तो हमें गांधी की हार्मनी की फिलोसॉफी को, गांधी की एथिकल ह्यूमनिज्म की फिलोसॉफी को याद करना चाहिए। गांधी जब इंग्लैंड गए तब पहली बार उन्होंने कम्युनिस्ट से बात की, नहीं जमी। बाद में उन्होंने जो नए नए लिबरल्स पैदा हुए थे उनसे बात की, नहीं बनी। बाद में उन्होंने थियोसॉफिस्ट से बात की, उनकी बन पड़ी। तो थियोसॉफिस्ट के बात करने के बाद उनने जो जो पढ़ा, टॉल्स्टॉय को पढ़ा, इमर्सन को पढ़ा, थोरो को पढ़ा, लेट एज 1909 उन्होंने रस्किन को पढ़ा। तो उन्हें लगा कि व्हाट इज रिक्वायर्ड इन सोसाइटी इज हार्मनी बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड हार्मनी बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचर, बोथ। हार्मनी बिटवीन, हमें कुदरत को जीतना नहीं है, हमें कुदरत के साथ सामंजस्य से रहना है। तो अगर ये गांधीयन फिलोसॉफी है, फिलोसॉफी ऑफ हार्मनी एंड फिलोसॉफी ऑफ एथिकल ह्यूमनिज्म, तो हमारा क्या प्रोग्राम बनता है वह भी हमें देखना चाहिए। इसलिए हम कुछ गांधीयन एजेंडा, गांधी होते तो क्या एजेंडा देते। अब देखिए, गांधी वॉज वेरी शार्प, और रेवोल्यूशनरीज जिन्होंने एजेंडा दिया उन्होंने सिर्फ इंस्टीट्यूशनल चेंज का एजेंडा दिया है, जैसे कि कार्ल मार्क्स हुए या माओ त्से-डुंग हुए, जिन्होंने चेंज एजेंडा दिया है, उन्होंने इंस्टीट्यूशनल चेंज का एजेंडा दिया है। गांधी ने कहा है कि दिस इज ओनली 1/3 ऑफ द प्रोग्राम। 3 चीजें बदलनी चाहिए। आदमी बदलना चाहिए, यानी सोशल रिफॉर्म, संस्थाएं बदलनी चाहिए, यानी कि सिस्टम बदलनी चाहिए, और कल्चर बदलना चाहिए। गांधीज हिंद स्वराज वॉज द ग्रेटेस्ट क्रिटिक ऑफ कल्चर, द ग्रेटेस्ट क्रिटिक ऑफ। हमारा अभी उनसे पूरा पालना नहीं पड़ा है, इसलिए हम हिंद स्वराज को समझ नहीं सकते हैं आज भी। मगर गांधी ने 3 एजेंडा दिया। पर्सन को क्या बदलना चाहिए, इंस्टीट्यूशन को क्या बदलना चाहिए, और कल्चर को क्या बदलना चाहिए। अब हम तीनों बातें करेंगे। पहली बात करूंगा मैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को अगर बदलना है तो ही विल हैव टू बी सीज्ड एज अ मार्केट कंज्यूमर and he will have to become a full-fledged citizen who can unfold his abilities as and when he wants to do so. ऐसा बनना चाहिए। अब ऐसा बनने में मुझे क्या करना चाहिए, वो भी सवाल आता है। तो मुझे उपभोक्ता नहीं बनना चाहिए, मुझे 11 महाव्रतों में से जितने जितने अच्छे लगते हो आज, वो महाव्रत लेना चाहिए। मुझे आदमियों के साथ कंपटीशन में नहीं, हार्मनी से रहना चाहिए। क्या कोई मुझे कह सकता है कि 12th स्टैंडर्ड में फर्स्ट आने वाला जगत में भी प्रथम आता है? ऐसा होता है? ऐसा तो होता नहीं है। तो क्यों इतने हम ओवरशेडोड बाय कंपटीशन है, वो पता नहीं चलता है। तो हमें हार्मनी का चलन करना होगा, इंडिविजुअल को रिफॉर्म करना होगा, इंडिविजुअल को अपने साथ हार्मनी करनी होगी। यू विल हैव टू थिंक ऑफ द अदर। When you say ethics, ethics does not mean morality. There is a subtle difference between ethics and morality। यानी मेरी पर्सनल, मैं पूजा करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं उपवास रखता हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं भजन करता हूँ, वो मोरालिटी है। मगर मैं दूसरों का ख्याल करता हूँ, वो एथिक्स है, नीति शास्त्र, एथिक्स। तो हमें नीति के नियमों को करना चाहिए, अपनाना चाहिए, वो इस तरह हमें आगे आना चाहिए। दूसरा एजेंडा जो गांधी ने कहा था, वो कहा होता आज, वो इंस्टीट्यूशनल चेंज का है। सबसे पहले मैं कहूं, he would have opposed centralization of market forces. He would have gone for decentralization market. आप सब लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अमेज़न तो जूते बनाता नहीं है,
फिर भी हम अमेज़न को जूते बनाने का ऑर्डर देते हैं, तो अमेज़न इन टर्न हमारे गांव के मोची को कहता है ऐसे जूते बना दे। वो जूते बनाता है, पैक करता है, फ्यूल कंजम्पशन होता है, कार्बन जनरेट होता है। वो ट्रांसपोर्ट से अमेज़न की ऑफिस में जाता है, ट्रांसपोर्ट से कार्बन जनरेट होता है, फ्यूल कंजम्पशन होता है। अमेज़न ऑफिस वाला कहेगा कि ये पैकिंग नहीं चलेगा, हमारा पैकिंग, तो और कार्बन जनरेट होता है। और फिर वहां से वो आके आपके गांव में आता है, फिर ट्रांसपोर्ट होता है, फिर कार्बन जनरेट होता है, फिर वो मोटरसाइकिल पे आके घर पे देने को आता है, फिर ट्रांसपोर्ट होता है, फिर कार्बन जनरेट होता है। कितना कार्बन जनरेट हुआ? अगर वो जूता आपको 250 में पड़ता है तो उसकी एनवायरमेंट कॉस्ट दूसरा 250 रुपया है। इसके बजाय तो अच्छा है कि आपके गांव को मोची को कह दो कि भाई ये डिजाइन के जूते बनवा दो, जो अमेज़न के लिए बनाता है वो आपके लिए भी तो बनाएगा, और 0 कार्बन जनरेट होगा। अच्छा, मुझे ये कहिए 90% ऑफ आवर रिक्वायरमेंट्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन लोकल कम्युनिटी। टूथपेस्ट आपके गांव में नहीं बन सकती, कपड़े आपके गांव में नहीं बन सकते, हर एक जीवन की जरूर आपके गांव में, हाँ टीवी नहीं बन सकता है, कार नहीं बन सकती है, वो बाहर बनने दो, मगर जो जो चीजें आपके गांव में बनाओ, एनवायरमेंट का प्रॉब्लम कम होगा, डिसेंट्रलाइज मार्केट होगा, आपके पड़ोसी को फायदा मिलेगा। ये तो आप फोर्ड को और एलन मस्क को फायदा दे रहे हैं, ये फायदा आपके पड़ोसी को होगा। तो डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी के लिए उन्होंने कहा होगा, जो शुमाखर ने भी कहा था। आप शुमाखर को पढ़िए, शुमाखर ने बिल्कुल यही कहा था। दूसरा उसने कहा होता डिसेंट्रलाइज पॉलिटी। मैंने कहा 10 हेड ऑफ द स्टेट ऐसे हैं जो 30 साल से राज कर रहे हैं। नहीं, गांव का डिसीजन गांव को लेना चाहिए। हमारी सरकार ने कानून तो बनाए, पेसा एक्ट है, ट्राइबल फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, मगर उसका अमलवारी नहीं होता है, गांव सभा नहीं मिलती है, फॉर्मली मिल जाती है। तो ए विलेज शुड मेक इट्स ओन डिसीजंस। अच्छा, फाइनेंस में भी क्या होता है, गांव में जो पैसा इकट्ठा होता है, महसूल और अदर टैक्सेस, वो जाता है दिल्ली में। वो दिल्ली जाता है तो 3 लॉसेस होते हैं। एक एनवायरमेंटल लॉस होता है, कार्बन जनरेट होता है, तो दूसरा इकोनॉमिक, पैसा जैसा जैसा घूमता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और तीसरा ट्रांजैक्शन लॉस होता है, उसमें 500 आदमी लगते हैं, उसकी कॉस्ट उसमें आ जाती है। इसके बजाय तो अच्छा है कि गांव का पैसा गांव में रहे, उसका एक स्केल बना दिया जाए, उसकी एक एसओपी बना दी जाए, और कह दिया जाए कि 25% सेंटर को भेजो, 25% स्टेट को भेजो, 50% आप रखो अपने लिए, और इस तरह उस पर खर्च करो, और डिजिटल पेमेंट ही होगा। तो पूरा एनवायरमेंट का प्रॉब्लम और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिसी की बात भी उन्होंने कही होती। एजुकेशन, आई एम टू सम एक्सटेंट फॉर द NEP 2020, क्योंकि उसमें इसके पहले की जो हमारी एजुकेशन थी वो सिर्फ एजुकेशन ऑफ हेड थी। आज की जो एजुकेशन है वो एजुकेशन ऑफ हेड एंड एजुकेशन ऑफ हैंड है। कौशल्यवर्धन की बात उसमें आई है, क्योंकि काम तो चाहिए, आपका दिमाग विकसित तो काम भी तो चाहिए। तो दो बातें आ गई है। गांधी ने 4H की बात की थी। गांधी ने कहा था एजुकेशन फॉर हेड, एजुकेशन फॉर हैंड, एजुकेशन फॉर हार्ट, चारित्र। आप कैसे सिटीजन बनना चाहते हो, दूसरों को लूटने वाले या दूसरों को मदद करने वाले, देश को लूटने वाले या देश को मदद करने वाले। तो कैसा नागरिक बनाना है उसका शिक्षण हमें देना चाहिए। और फाइनली एजुकेशन फॉर हार्मनी। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि यूनेस्को ने 1996 में एक रिपोर्ट प्रकट की, इंटरनेशनल रिपोर्ट फॉर रिस्ट्रक्चरिंग एजुकेशन। उसमें जो एजुकेशन के 4 पिलर्स दिए गए हैं एट इंटरनेशनल लेवल, वो यही 4H है जो गांधी ने कहे थे। तो आज ये मोर रेलेवेंट है। तो हमें हमारी NEP में ये 2H ऐड करके आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह हमें जो काम करना है वो ये करना है। लास्ट में मैं आऊंगा कल्चरल एजेंडा पे।
कल्चरल एजेंडा में गांधी ने एक कहा था, बड़ा अच्छा सेंटेंस है उसका, व्हेन सेल्फ बिकम्स टू मच विथ यू, व्हेन इन डाउट एंड सेल्फ बिकम्स टू मच विथ यू, थिंक ऑफ द पुअरेस्ट मैन। तो हमारा सेल्फ आज बहुत बड़ा हो गया है, पर्सनल एजेंडा बहुत बड़ा हो गया है और दूसरों का एजेंडा बहुत कम हो गया है। एट दैट टाइम वी हैव टू थिंक ऑफ द वीकेस्ट एंड पुअरेस्ट ऑफ द मैन। तो जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ कहता है, अमर्त्य सेन कहता है, शूमाकर ने भी ये कहा था, पिकेटी ने ये कहा है, सब लोग कहते हैं कि दूसरों की सोचो। एडी सोफ्रा ने ये कहा है, एथिक्स एंड डेवलपमेंट उसकी एक किताब है, उसमें ये कहा है कि दूसरों की भी इक्वल सोचना चाहिए। एक ट्रांजैक्शन में मुझे 51% मिलता है तो सामने वालों को 49% तो मिलना चाहिए। अगर मेरा 90% है और आपका 10% है, that transaction is not justful, that is unjust transaction। तो वो हमें करना चाहिए। तो पहला जो 4 वैल्यूज बदलने चाहिए हमें कल्चरल रेवोल्यूशन करने के लिए, तो पहला है एथिक्स, दूसरा है इकोलॉजिकल हार्मनी। हम कुदरत को जीतने नहीं निकले हैं, कुदरत ऑलरेडी हार चुकी है। हमें कुदरत के साथ सामंजस्य से रहना चाहिए। कुदरत में कहता हूं तब 8 तत्व है, 3 जीवित और 5 अजीवित। जीवित में जनरेटर यानी वनस्पति, ऑपरेटर यानी घूमने फिरने वाले पशु प्राणी, और डीकंपोजर यानी कि माइक्रोब्स। और जो 5 एबायोटिक एलिमेंट है वो तो हमारे पंच महाभूत है। अब देखिए, वेद में कहा था कि ये सब तत्वों के साथ हमें शांति से रहना चाहिए। वेद मंत्र में लिखा है, यो शांति ही अंतरिक्ष गुण शांति ही वनस्पतय शांति पृथ्वी ही शांति। हम इनसे क्यों तकरार कर रहे हैं? हम ऐसी जीवन शैली बनाएं कि कुदरत के साथ हम समतुला से रह सकें। इसे इकोलॉजिकल हार्मनी कहते हैं। तीसरा वैल्यू जो चाहिए कल्चरल वैल्यू, वो है इक्विटी। वेयर इज माई पार्टिसिपेशन इन माई डिसीजन मेकिंग। आज मुझे क्या पढ़ना है, मुझे क्या नौकरी करना है, मुझे क्या काम करना है, वो डिसीजन मेरा होना चाहिए, थोपा हुआ नहीं होना चाहिए। मुझे तो कहता है कि ये काम है, 12 घंटे ये काम करो और चले जाओ। तो इक्विटी का क्राइटेरिया आज खत्म हो चुका है, इक्विटी को फिर लाना है। और लास्ट जो वैल्यू है विच इज नीड्स टू बी एस्टैब्लिश्ड इन 21st सेंचुरी इज इगलिटेरियनिज्म। संपूर्ण इक्वालिटी नहीं आएगी। मार्क्सिज्म की फेलियर ने हमें बता दिया है कि संपूर्ण इक्वालिटी नहीं आएगी, मगर इतनी इनइक्वालिटी भी तो नहीं होनी चाहिए। गांधी ने कहा था कि वकील और वालन का वेतन समान होना चाहिए, वो उन्होंने कहा था। वकील और बार्बर का वेतन समान होना चाहिए, क्योंकि काम तो दोनों 8 घंटे करते हैं, तो क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसलिए हमें इगलिटेरियन लाना होगा। बेसिक मिनिमम सबके पास हो, घर का घर सबके पास हो, अच्छी नौकरी सबके पास हो, बेसिक मिनिमम नीड सबके पास हो, लग्जरी किसी के पास न हो, ऐसा एक समाज हमें पैदा करना होगा। तो इसलिए इगलिटेरियनिज्म के वैल्यू को भी हमें एस्टैब्लिश करना होगा और इसके लिए हमें सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस को जगाना होगा। आजकल सिविल सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस पीछे पड़ गए हैं और मार्केट इंस्टीट्यूशंस हावी हो गए हैं हम पे। तो हमें एनजीओज को, एक्टिविस्ट को, सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस को, एथिकल इंस्टीट्यूशंस को, एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस को आगे बढ़ाना होगा, तभी ये गांधी की बात पूर्ण होगी। अगर गांधी होते तो आज ये बात हमें कहते कि जरा धीरे चलो भाई, सबको मिले अपना अपना हिस्सा, ऐसा तो समाज होना चाहिए। ये बात मैं यहाँ खत्म करना चाहता हूँ। मुझे आपने न्योता दिया तो मैं प्रोफेसर बाणावत और उनके डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूँ। कुछ अगर क्षति रह चुकी हो तो मैं क्षमा गुजार हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर विद्युत जोशी जी। आपने संक्षिप्त समय में भी बहुत ही सारगर्भित तरीके से आज के दौर में गांधी जी का एजेंडा क्या होता उसे हमारे सामने प्रस्तुत किया और वर्तमान शिक्षा पद्धति को जिस प्रकार से आपने गांधी विचारों के साथ जोड़ा, मुझे लगता है कि एक चिंतन के लिए बहुत ही अच्छा मुद्दा है
कि गांधी ने किस तरह से व्यक्ति परिवर्तन के साथ साथ संस्थान और संस्कृति में परिवर्तन की बात करते हुए हेड, हैंड, हार्ट और हार्मनी की बात करी। वस्तुतः ये 4 H और 4 E की जो बात की है आपने, एथिक्स, इकोलॉजी और इक्वलिटी आदि की, ये 4 H और 4 E हमारे जीवन में, हमारे राष्ट्रीय जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन की आधार भूमिका तैयार कर सकते हैं। वास्तव में ये बड़ी दुखद स्थिति है कि सन 47 में जहां आपने बताया कि 10 के मुकाबले 1 अविकसित राष्ट्र और आज 77 के मुकाबले 1, ये जो अनुपातिक या विषमता आई है, ये अपने आप में बहुत ही दुखद है। किस तरह से आज के जीवन मूल्य क्षरित हो रहे हैं, मानवाधिकार, पर्यावरण, बहुत सारे आपने उदाहरण दिए। गांधी दर्शन, गांधी विचार हमारे लिए कहीं एक पथ प्रशस्त कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार आपका इस वक्तव्य के लिए, उद्बोधन के लिए। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर विद्या जैन को। प्रोफेसर विद्या जैन राजस्थान विश्वविद्यालय में लगभग 4 दशक तक अध्यापन कार्य करती रही। मूलतः आप राजनीति विज्ञान की अध्येता रही हैं। राजनीति विज्ञान का आपने अध्ययन, अध्यापन, चिंतन मनन किया, लेकिन गांधी आपके एक तरह से प्रिय विषय के रूप में रहे और आपने गांधी को बहुत गंभीरता से पढ़ा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी को लेकर के आपने अनेक व्याख्यान दिए, अनेक सेमिनार्स में आपने सहभागिता की। आप इप्रा जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसकी जो नॉन वायलेंस एंड पीस मूवमेंट जो उनका एक चला है, उसकी आप कन्वीनर के रूप में भी आपने काम किया है। हमारे विश्वविद्यालय में गांधी अध्ययन केंद्र, सेंटर फॉर गांधी स्टडीज, उसकी भी आप डायरेक्टर रह चुकी हैं। और जिस समय मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर मास कम्युनिकेशन और सेंटर फॉर जर्नल स्टडीज के डायरेक्टर था, आपके साथ मिलकर के हमने अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजन उस समय किए थे। एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज राजस्थान विश्वविद्यालय में है, महारानीज कॉलेज, जहां 8000 के आसपास छात्राएं इस समय अध्ययन कर रही हैं। उस कॉलेज की आप प्रिंसिपल भी रही और उसके शैक्षणिक विकास के साथ साथ वहाँ की जो छात्राएं थी, उनके शैक्षणिक और व्यक्तित्व विकास में भी आपने व्यक्तिगत रूप से बहुत रुचि ली है। एशिया पैसिफिक पीस रिसर्च एसोसिएशन, APPRA, इसकी भी आप जनरल सेक्रेटरी रह चुकी हैं और उसकी अनेक कमेटियों के साथ आपका सक्रिय जुड़ाव रहा है। गांधी, पीस और जेंडर, ये आपके प्रिय विषय रहे हैं शोध और अध्यापन के। राजस्थान विश्वविद्यालय का जो HRDC है, जिसको पहले हम एकेडमिक स्टाफ कॉलेज कहते थे, वहाँ भी आप लंबे समय तक जुड़ी रही और मेरे विभाग के भी आयोजनों में आपकी सहभागिता और मार्गदर्शन मुझे सतत मिलता रहा है। राजनीति विज्ञान और गांधी से जुड़ी आपकी 7 पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। उसमें से कुछ पुस्तकें अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों ने प्रकाशित की हैं और जिनका लोकार्पण भी अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हुआ है। दुनिया के लगभग 15 से 20 देशों की आप अब तक यात्राएं कर चुकी हैं। और महिला सशक्तिकरण, क्योंकि आप स्वयं एक ऐसे पिता की पुत्री रही हैं, श्री मोहन पूनमिया जी, जिन्होंने समाज के उपेक्षित वर्ग के लिए आजीवन संघर्ष किया, तो उन्हीं संस्कारों से प्रेरित होकर के आपने महिला सशक्तिकरण के साथ साथ समाज के उपेक्षित और वंचित लोगों के लिए, उनके उत्थान के लिए सतत काम किया है। तो रेडियो, टेलीविज़न आदि माध्यमों से आपका सक्रिय जुड़ाव रहा और मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि दूरदर्शन के अनेक कार्यक्रमों में हमने साथ साथ एक तरह से पार्टिसिपेट भी किया है। प्रोफेसर विद्या जैन का गांधी चिंतन और गांधी दर्शन पे जो व्यापक अध्ययन अनुभव है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपने कुछ अनुभव आज के संदर्भ में प्रस्तुत करें। प्रोफेसर विद्या जैन। थैंक यू संजीव जी, आप इतनी उदारता से परिचय देते हैं कि बहुत असहजता महसूस होती है और लगता है ये सब तो आप डिजर्व नहीं करते जितना आपने बोला। थैंक यू सो मच। प्रोफेसर विद्युत जी के बोलने के बाद मुझे लगता है कि एक ऐसा खाका उन्होंने खींच दिया है और उन सब बातों की तरफ इशारा किया है कि जो गांधी को
पुनर्जीवित करने के लिए हमें बाध्य करते हैं। बस मेरा अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपसे हो सकता है तो वो ये कि हमें गांधी का नया एजेंडा सेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गांधी ने अपनी मूल पुस्तकों में इस स्केच को बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारे साथ रखा है, सामने रखा है। सवाल ये कि हम उसको समझें और उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। जिन कॉन्ट्रडिक्शंस की तरफ आपने इशारा किया प्रोफेसर विद्युत जी, चाहे वो कॉन्ट्रडिक्शंस कैपिटलिज्म के हैं, चाहे वो कैपिटलिज्म ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद जिस तरह के द्वंद्व सतह पे आए हैं, गरीब और अमीर की खाई बढ़ी है, दलितों पे, महिलाओं पे, श्रमिकों पे, किसानों पे अत्याचार बढ़ा है, महिलाओं के प्रति और ह्यूमन मदर नेचर के प्रति हम जितने असहिष्णु हुए हैं, उन सब मुश्किलों ने निश्चित रूप से हमें एक बार हमारा ध्यान फिर से गांधी की तरफ खींचा है। तो जो दोनों उपलब्ध मॉडल्स हैं विकास के, वो tremendously they have failed, whether it was capitalism और मार्क्सिज्म, क्योंकि मार्क्सिज्म का भी जिस तरह से अवसान हुआ है आपने उसकी तरफ इशारा किया। तो अब एक तीसरा विकास का मॉडल हमारे सामने है जो गांधी ने हमें दिया, जो सस्टेनेबल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, जो प्रो पीपल है, जो प्रो पुअर है, जो प्रो किसान, प्रो श्रमिक है, जो प्रो मदर नेचर है और जो हमें जो फ्यूचरिस्टिक है, जो भावी जनरेशन की चिंताओं को एड्रेस करता है, वो हमारे समक्ष कहीं सामने आता है निश्चित रूप से। जिस तरह पिछले दिनों और खास तौर से ग्लोबलाइजेशन ने जो हश्र किया है पूरी दुनिया का और पर्यावरणीय दोहन जिस तरह से हुआ है, उससे निश्चित दो चीजों ने गांधी को सेंटर स्टेज लाके खड़ा कर दिया है। पूरी दुनिया के बुद्धिजीवी बहुत गंभीरता से इस तीसरे मॉडल पर एकेडमिक डिस्कोर्स कर रहे हैं और इसको कहीं ना कहीं लागू करने की चेष्टा कर रहे हैं। आपको और मुझे जानकर प्रसन्नता होगी कि पूरी दुनिया में गांधी रिवैलिडेट हो रहे हैं। अनेक जिन सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स आपने कहा अंत में कि हमें सिविल सोसाइटी को जागृत करना होगा, एनजीओ को जागृत करना होगा, जो एनवायरमेंटल लीडर्स हैं उनको इकट्ठा करना होगा। आप मानिए पूरी दुनिया में अनेकों आंदोलन हैं जो गांधी की सत्याग्रह की तकनीक पर बहुत सफलतापूर्वक लड़े जा रहे हैं, चाहे वो एंटी रेडिएशन है, एंटी अपार्थाइड है, एनवायरमेंट के सवाल है, पानी के आंदोलन है, जल जंगल जमीन के प्रश्न है, एंटी रेडिएशन है, महिला उत्थान से संबंधित सवाल है। इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, फिलीपींस में, अनेकों देशों में ये आंदोलन लड़े जा रहे हैं और इस तरह की लीडरशिप उभर कर सामने आ रही है जिसको आप तीसरी दुनिया की लीडरशिप कह सकते हैं, जिनको आप सिविल सोसाइटी मूवमेंट से उपजे हुए और उभरे हुए लीडर्स कह सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये वक्त बहुत ही क्रूशियल है, खास तौर से पोस्ट कोविड एरा में गांधी हैज बिकम मोर वैलिड एंड वैलिडेटेड। जितने गांधी आज प्रासंगिक हैं शायद वो कभी नहीं थे। जिस पहले बिंदु पर आपने बार बार एम्फेसाइज किया, क्योंकि आपने एक ऐसा पिक्चर दे दिया कि उससे हटकर निकलने की इच्छा ही नहीं हो रही है। आपने हार्मनी की बात की। निश्चित रूप से ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ही हेजिमोनिस्टिक पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट है, बांटता है दुनिया को अलग अलग भागों में और इस बटी हुई दुनिया को मार्केट ने और बांट कर खड़ा कर दिया है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, वेल्थ, इंफॉर्मेशन, नॉलेज इन दी हैंड्स ऑफ फ्यू, कुछ गिने चुने लोगों के पास, और बाकी सारे लोग शक्तिहीन होते चले जा रहे हैं। ये सारी स्थितियां हैं उस वक्त गांधी के समन्वय का सिद्धांत, और मुझे लगता है हार्मनी का अगर कोई पार एक्सीलेंस दार्शनिक है तो वो गांधी है। जब आप गांधी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं तो मुझे लगता है गांधी व्यक्ति और ईश्वर में भेद नहीं कर पाते हैं। तो जो व्यक्ति, क्योंकि लगातार कभी वो इंडिविजुअल की बात करते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में, अचानक वो जन संघर्षों की, राष्ट्रीय आंदोलनों की, जनता को कैसे मोबिलाइज किया जाए, कम्युनिकेशन के क्या टूल्स होंगे, महिलाओं को कैसे पॉलिटिकल फील्ड में लाया जाए, सत्याग्रह कैसे तीव्र और तीखा किया जाए, उसकी बात करेंगे, और अचानक वो ईश्वर की, आध्यात्म की, अगले जन्म की, मोक्ष की बात करने लगेंगे। बिकॉज गांधी इज अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिविजुअल, सोसाइटी, नेचर एंड गॉड। ही कंटिन्यूअसली ट्रांसेंड्स, ट्रांसफॉर्म्स एंड ट्रेवल्स बिटवीन इंडिविजुअल टू गॉड। सो हियर इज अ मैन who believes in utmost harmony. And I am reminded of one liner of Gandhi which is very, very near to my heart, and I use it
very, very often. Gandhi says, I am there for you are and you are there for I am. We peacefully coexist. We are not individual beings. We are interbeings. We are world beings. We are sons and daughters of one God, you know. So, and this interdependence is not among humans. पर जो पशु पंछी नदी झील तालाब पहाड़ हम सब एक दूसरे पर अंतर निर्भर है। कैसे इंसान को यह अभिमान हो गया कि इस धरती को वो अकेला चलाएगा, और ये अभिमान कोविड ने आपको बता दिया कि अभिमान नहीं चलेगा, बिकॉज वी स्टार्टेड एनक्रोचिंग अदर स्पीसीज। हमने दूसरों का, दूसरी स्पीसीज के उनका पानी ले लिया, उनकी सनशाइन ले ली, उनको केजेस में रखने लगे, उनको मारने लगे, काटने लगे, खाने लगे, और फिर आपके सामने कोविड आया है। तो बिलीव मी, दैट वाज नॉट द लास्ट पैंडेमिक। ऐसे और पैंडेमिक्स आ सकते हैं। दलाई लामा ने एक जगह कहा है इंसान को कि यू आर द वाइजेस्ट चिल्ड्रन ऑफ मदर नेचर। बिहेव yourself, see what is your conduct towards yourself and towards mother nature। अगर अब भी नहीं संभलोगे, अब भी नहीं सुधरोगे, तो मदर नेचर ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि इंसान के बिना रह ले, बिकॉज इट हैज मच मच मोर ब्यूटीफुल इको लाइफ टू सर्व एट एंड टू लुक एट। तो सवाल ये है कि ये इंसान जो सबसे समझदार संतान है धरती माँ की, उसने किस तरह हार्मनी को बिखेर के रख दिया है बाजार के दबावों में, अपने घमंड और अपने अभिमान, अपने स्वार्थ के दबावों में। और प्रकृति जब प्रतिकार लेती है, जब प्रकृति मजा चखाती है, जब बदला लेती है, तो कहीं ना कहीं इंसान को ये ख्याल आता है कि क्या ये सही वक्त नहीं है। और इसलिए गांधी ने पूरा एक हार्मनी का सिद्धांत, एक कोहेरेंस का, दिस लाइफ इज नॉट अ कॉम्पिटिटिव अरेंजमेंट, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ कोहेरेंस, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ लविंग एंड लिविंग इन पीस एंड हार्मनी विद ईच अदर। लाइफ इट्स नॉट अ पिरामिड, यू नो, इट इज अ सर्कुलर थिंग। और इस सर्कल में हम सब एक दूसरे के साथ हाथ से, हमने इसको पिरामिड बना दिया, एक दूसरे के ऊपर पांव रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, तो वो सब नहीं चलेगा। और ये हार्मनी, ये जो ओशियनिक सर्कल का सिद्धांत देते हैं गांधी कि एक जीवन एक पूरा ओशियन है और इंडिविजुअल उसमें ड्रॉप है, ड्रॉप ऑफ वाटर, एंड दिस ड्रॉप ऑफ वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज द न्यूक्लियाई, ये नाभि है। और इसलिए दूसरी बात जो आपने भी की थी प्रोफेसर विद्युत, कि ये जो न्यूक्लियाई है, ये जो इंडिविजुअल है, इसमें गांधी का परम विश्वास था। गांधी बिलीव्ड इन द पोटेंशियल एंड कैपेसिटीज ऑफ दिस इंडिविजुअल। ही वाज डिजाइनिंग अ न्यू मैन, अ न्यू वुमेन, अ न्यू इंडिविजुअल, क्योंकि गांधी के सारे समाधान व्यक्ति में निहित है। तो हार्मोनियस अरेंजमेंट जिसका आधार, जिसकी आधारशिला ये व्यक्ति विशेष होगा, इस व्यक्ति पर वो प्रथम पुरुष एक वचन तुझसे ही शुरुआत है। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। और इस इंडिविजुअल को सत्य, अहिंसा, अस्वाद, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन सब के आधार से एक ऐसा नैतिक व्यक्ति खड़ा करना चाहते थे जिसकी हो सकता है स्टाउट बॉडी ना हो। संजीव जी ने कहा कि 5 फुट 2 इंच के, और गांधी भी बहुत सौष्ठव शरीर के नहीं थे। उनको भी बहुत बार ये लगता था कि मैं, एक उनका मुस्लिम दोस्त था और वो उसके देखा देखी उन्होंने कभी मांसाहार और मदिरा पान भी करने की कोशिश की कि वो अच्छे दिखें, पर अंततः उन्हें रियलाइज हुआ फॉर सत्याग्रह वी डू नॉट नीड अ स्टाउट बॉडी, वी नीड अ स्टाउट सोल, वी नीड अ पावरफुल सोल। और इसलिए उन्होंने एथिकल इंडिविजुअल देने की कोशिश की। तो एक हार्मनी का सिद्धांत जिसके सेंटर में एक व्यक्ति होगा, और वो व्यक्ति होगा एक फ्री, फियरलेस, मोस्ट पावरफुल इंडिविजुअल। और हम सब जानते हैं आज आपके महिलाओं से संबंधित कितने कानून है इस देश में, पर स्त्री और पुरुष की जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी कुछ नहीं हो सकता। लोकपाल बिल ले आइए, लोकायुक्त फिर व्यक्ति बनेगा। सो until and unless you address this individual, nothing can happen। सत्याग्रह का आधार भी सत्याग्रही होगा। तो सत्याग्रही का निर्माण गांधी करना चाहते हैं। और फ्रीडम का इतना बड़ा दार्शनिक मैंने कहीं नहीं देखा। गांधी कहते हैं आई वुड रादर prefer to die than to be unfree. I am condemned to be free. Freedom, मैं स्वतंत्र हूँ, स्वायत्त हूँ, संप्रभु हूँ, मेरे ऊपर किसी और का शासन नहीं चलेगा। तो ये स्वतंत्रता का पूरा पैरोकार गांधी, और यहीं से गांधी का स्वदेशी का पूरा कॉन्सेप्ट। आपने स्वदेशी की बात भी की, क्योंकि वैश्वीकरण से आज सबने यू टर्न लेने की कोशिश की है। वो देश, वो यूरोप और अमेरिका जहां से हवा बही थी,
गांधी, वो भी अब यू टर्न ले रहे हैं, वो भी नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, पेट्रियटिज्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी जड़ें हिल गई हैं। तो स्वदेशी जहां लोकल की कॉस्ट पे ग्लोबलाइज अगर होंगे तो वो नहीं चलेगा। गांधी का स्वदेशी विदेशी का विरोधी नहीं है, औपनिवेशी का विरोधी है। Whatever colonizes me, whatever makes me slave, I oppose that. गांधी was the most globalized personality. यानी एक व्यक्ति जो इंग्लैंड में जाके अध्ययन करता है, साउथ अफ्रीका में काम करता है, टॉल्स्टॉय, रस्किन, और सारा विदेशी लिटरेचर पढ़ता है, आज अगर गांधी होते तो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर आपको दिखाई देते। was the most revolutionary, progressive and forward looking man. तो सवाल यह है कि गांधी का स्वदेशी think globally but act locally. गांधी कहते हैं keep the doors and windows open so that the fresh air can come in. ताजी हवा आने दो, रोशनी आने दो, पर ध्यान रहे कि आप अपनी जड़ों से ना उखड़ जाएं। ऐसा ग्लोबलाइज क्या होइएगा कि आप अपनी पहचान ही खो दें। दो उदाहरण चाइना और जापान का मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। उनको पता है कि सोशल सेक्टर्स में ग्लोबलाइज नहीं होना, अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कल्चर और टेक्नोलॉजी में किस तरह से एक बैलेंस बना के रखें, वो एक ग्लोबलाइजेशन का एक मापदंड हो सकता है। तो लोकल और ग्लोबल का ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बीच में जब तक सामंजस्य नहीं होगा तो तब वही होगा कि मार्केट हाहाकार मचा देगा। तो निश्चित रूप से गांधी का स्वदेशी, लोकल टैलेंट, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, लोकल रिसोर्सेज, पानी के पोखर बनाने गांव में बैठे हुए रामू काका को आता है, उसके लिए हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से हमको साइंटिस्ट बुलाने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए जिन परेशानियों की तरफ कि आज आपको कहीं भी मोची, चमार, नाई, दर्जी सब गायब हो गए, छोटे पंसारी, छोटे दुकानदार, जूते बनाने वाले सब गायब हो गए क्योंकि बाजार हावी हो गया है। तो जो एक देश जो इतना बड़ा देश है, और गांधी जानते थे इस बात को कि विशाल देश के लिए काम कर रहे हैं, वहां पर इतना ऑटोमेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन अगर करेंगे, इसीलिए गांधी बड़ी मशीनों के अगेंस्ट थे, छोटी मशीनों के पक्षधर थे। लोग कहते हैं मशीनों और तकनीक के विरुद्ध नहीं, वो कुटीर उद्योगों के, ग्रामीण विकास के, ऑल्टरनेटिव जो विंड और सोलर एनर्जीज हैं उन सब के पक्षधर थे। बिकॉज गांधी जानते थे कि वो एक ऐसे देश को कैटर कर रहे हैं जहां ये समस्याएं हावी होंगी। 1909 में जब उन्होंने हिंद स्वराज लिखी तो एक पूरा स्केच दे दिया है, एंड ही वाज अवेयर कि जो मटेरियल सिविलाइजेशन सामने आने वाली है ये शैतानी सभ्यता होगी और उसमें मानव कहीं बिल्कुल पीछे छूट जाएगा। आज बहुत बड़े बड़े मॉल हैं पर उसमें अकेला खड़ा एक इंडिविजुअल जो डिप्रेशन का शिकार है, जो मानसिक रोगों का शिकार है। 30-30, 35-35 साल के युवाओं को हार्ट प्रॉब्लम्स और नींद नहीं आने की समस्याएं, ब्लड प्रेशर्स हो रहे हैं, बिकॉज वो जो आप कह रहे हैं कि मी एंड द अदर्स, वो कम्युनिकेशन कहीं बिल्कुल खत्म हो गया है। तो निश्चित रूप से गांधी का पूरा थॉट आपको ये सिखाता है कि इस सहचरी दुनिया में हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ किस तरह रह सकते हैं। और इसीलिए वो एक और थॉट जिसकी बात आपने की, एनवायरमेंट के पहले पुरोधा गांधी थे। गांधी इस बात को जानते थे कि धरती माँ कह के बुलाते थे, और गांधी के बहुत सारे उदाहरण आते हैं जब वो कहते हैं कि हम इतना मिनिमाइजेशन ऑफ नीड्स की बात गांधी करते हैं, जो रिसोर्सेज कम है, अनरिन्यूएबल है, उनका आपको समझदारी से उपयोग और उपभोग करना पड़ेगा। जब आप कहते हो तो ये धरती माँ आपके पूर्वजों की अमानत नहीं है, आने वाली संतानों की धरोहर है आपके पास। आप क्या छोड़ेंगे अपने बच्चों के लिए? पानी नहीं छोड़ेंगे, एनर्जी नहीं छोड़ेंगे, सब निपटा कर यहाँ से चलते बनेंगे आप, तो क्या होगा? जैसे गांधी कहते हैं कि नेचर हैज एनफ टू फुलफिल एवरीबॉडीज नीड बट इट हैज वेरी लिटिल टू फुलफिल एनीबॉडीज ग्रीड। जैसे एक माँ अनेकों संतानों का पेट भर सकती है, 7-8, और अपने दोस्तों को ले जाए उनको भी भोजन बना के खिला सकती है। हालांकि सारी संतानें मिलकर आजकल एक माता पिता का ध्यान नहीं रख पा रहे, वो एक अलग कहानी है। तो सवाल यह है कि धरती माँ के प्रति हमारा व्यवहार क्या है? जिसको हम बिलोंग करते हैं हमने उसको ही भुला दिया है। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी एक बात है, और इसीलिए गांधी यहाँ पर आवश्यकताओं को सीमित करने की बात कहते हैं, वाटर कंजर्वेशन की बात कहते हैं। बहुत सारे उदाहरण आते हैं। गांधी जब एक बार एक लोटे पानी से प्रातःकाल दंत मंजन करते थे, नेहरू से बातचीत में पानी बह गया तो बड़े
उदास हो गए। नेहरू ने कहा क्या हुआ, आप बड़े दुखी हो गए कि आपने मेरा पूरा पानी बहा दिया। तो कोई बात नहीं, साबरमती बह रही और भर लीजिए आप। गांधी कहते हैं साबरमती सिर्फ मेरी नहीं पूरे राष्ट्र की है। व्हेन आई स्मार्टली यूज माय शेयर ऑफ रिसोर्सेज दैट इज सस्टेनेबिलिटी। 2 धोती पहनते थे, फिर 1 धोती पहनना शुरू किया, वो फटती थी तो उसका चादर बनाते, चादर फटती उसका पर्दा बनाते, पर्दा फटने पे उसका पोछा बनाते, और पोछा फटने पे उसके दिए की बाती बनाते थे, बिकॉज गांधी न्यू दैट दीज रिसोर्सेज आर वेरी वेरी लिमिटेड। तो गांधी ने पूरा सामने हमारी तस्वीर लाकर सामने खड़ी कर दी है। गलती कहीं हमारी कि हमें समझ नहीं आ रहा, और पोस्ट कोविड एरा में लोगों को समझ में आने लगा है। अब लोग अपनी विसिनिटी में जो पैदा होता है उसको खाते हैं, अपनी आवश्यकताओं को कम करने की सोच रहे हैं, बहुत भागम भाग से थोड़ा पीछे हट रहे हैं। हालांकि इंसान बड़ा बहुत शैतान है और फिर से वो वापस पुराने डर्रे पे चला गया है। फिर कोई लेसन मिलेगा तो शायद समझेगा। और एक बात अंत में जो मेरे को बहुत अपने प्रिय लगती है कि गांधी का विमेन एम्पावरमेंट पे जो थॉट है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। खासतौर से अभी नारी वंदन बिल आया है। गांधी उस जमाने में भी स्त्री अस्मिता, उसकी गरिमा, उसकी सशक्तिकरण, उस पर बहुत जोर देते थे। स्त्री को करुणा और प्रेम और अहिंसा की प्रतिमूर्ति तो मानते ही थे, साथ में कहते थे उसमें साहस और दृढ़ता भी है। गांधी के आह्वान पर महिलाएं राष्ट्रीय आंदोलन में आई, वहीं से उसमें राजनीतिक आकांक्षा जगी, वहीं उसको ये लगा कि वो भी प्रोफेसर बन सकती है, लेजिस्लेटर बन सकती है, प्रधानमंत्री बन सकती है। तो गांधी ने अनेक स्तरों पे महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया, पर सबसे महत्वपूर्ण उसकी जो नैतिक चेतना है उसको जगाने का काम किया और उसको दुर्गा और काली की तरह ताकतवर माना। गांधी ने कहा विमेन डू नॉट नीड एनीबडी एल्स, वो खुद अपनी चेस्टिटी और ऑनर की रक्षा स्वयं कर सकती है, उसके भीतर ही आत्मशक्ति आत्मबल है। तो गांधी के पास फ्यूचर के भावी जो एक समाज की रूपरेखा हो सकती है। और एक अंत में जो चूंकि कम्युनिकेटर का आपने एक विषय रखा था, मैं इस बात को थोड़ा सा यहाँ सामने रखना चाहती हूँ। गांधी का जो करिश्माई व्यक्तित्व, नेतृत्व शैली थी, वो कहीं दुनिया में छुपी हुई नहीं। गांधी को पूरी दुनिया एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में, एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में समझना पढ़ना चाहती है। किस तरह से आम जन से वो जुड़ जाते थे, उनकी बात करने की शैली में इतनी ईमानदारी और इतनी सिंप्लिसिटी थी। कोई बहुत ही उनका संबोधन कोई बहुत आकर्षक नहीं होता था, ना वो बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते थे। डू और डाई, चुटकी भर नमक, छोटे छोटे ईडियम्स और सिंबल्स के द्वारा जनता से कनेक्ट, क्योंकि जनता उनमें वो अपना जैसा उन्हें पाती थी। गांधी वुड जस्ट बिहेव लाइक ऑर्डिनरी मैन। आज के नेताओं के आप हाल देखिए, उनका कोई सामंजस्य नहीं है आम आदमी से, पर गांधी का ये जो कनेक्ट है, और इसी कनेक्ट ने मास मोबिलाइजेशन किया, इसी कनेक्ट ने राष्ट्रीय आंदोलन जो मध्यम वर्ग तक सीमित था उसको मास मूवमेंट बनाया। इसलिए गांधी का जो कम्युनिकेशन शैली मैनेजमेंट की किताबों में पढ़ा जाता है, बॉटम अप, नीचे से, और डायलॉग था वो। ये कम्युनिकेशन मोनोलॉग नहीं था कि मैं बस अपनी अपनी कहूं और किसी की ना सुनो। गांधी वॉज अ गुड लिसनर, गांधी वॉज अ गुड डायलॉगर। संवाद उनकी हिंद स्वराज डायलॉग फॉर्म में लिखी गई पुस्तक है, तो उनका कम्युनिकेशन डायलॉग फॉर्म का था। जनता की बात, कितनी यात्राएं करते थे, मीलों चलते थे, पहले करते थे फिर कहते थे, पूरा जीवन इतना पारदर्शक। आइंस्टीन ऐसे ही नहीं कहेंगे कि दुनिया विश्वास नहीं करेगी, सचमुच बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति, और कितना कहा, कितना लिखा, कितना किया, और कितना प्रभाव आज पूरी दुनिया पर वो छोड़ रहे हैं, छोड़ चुके हैं। और एक विकल्प के रूप में सवाल ये कि भारत में ही कहीं मुझे लगता है कि हम बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, हमने गांधी के साथ उतना न्याय नहीं किया। पर कम से कम मैं और आप एक विश्लेषक के रूप में, एक टीचर और रिसर्चर के रूप में कर सकते हैं। संविधान निर्माताओं ने नहीं किया, आजाद भारत के नेतृत्व ने नहीं किया, कहते तो भारत की तस्वीर शायद कुछ और होती। बट थैंक यू सो मच संजीव जी, आपने मुझे अवसर दिया कुछ कहने का, और मैंने कॉम्पनशिएट किया प्रोफेसर विद्युत के समय को, अपना समय थोड़ा कम करके। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विद्या जी। किस तरह से गांधी ने जन आंदोलनों से जुड़ करके एक क्रांत दृष्टा व्यक्तित्व के रूप में पूरी देश दुनिया को प्रभावित किया। जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जहां गांधी तक नहीं पहुंचे हो। बिल्कुल आपने सही कहा कि शायद गांधी का ही प्रभाव था कि, या यूं कहूं कि गांधी उस समय जितने प्रासंगिक थे उससे अधिक कहीं प्रासंगिक आज भी हैं।
तीसरी दुनिया जिस तरह से नेतृत्व कर रही है, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने रेखांकित की आज के उस संदर्भ में, किस तरह से दुनिया भर के आंदोलन आज गांधी के उस सत्याग्रह के आंदोलन से कहीं ना कहीं प्रभावित होकर के अपने हितों के लिए, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। निश्चय ही गांधी ने सदा अपने आंख नाक कान खुले रखे और वो उस वैश्वीकरण के खिलाफ भले ही न हो, लेकिन उस उपनिवेश और गुलाम की जो प्रवृत्ति थी उसका वो आजीवन विरोध करते रहे। आपने आज के संदर्भ में गांधी को बहुत बेहतरीन तरह से व्याख्यायित किया और मुझे याद है इस देश में गांधी, मुझे पता नहीं शब्द का उपयोग करना चाहिए, हास्यास्पद करने के लिए अक्सर कहा जाता है कि मजबूरी का महात्मा गांधी है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। और अपनी ही एक सेमिनार में जो हमने आपके साथ की थी वही ये बात उभर के आई कि गांधी मजबूरी नहीं मजबूती का नाम है। तो गांधी को यदि हम उस ताकत के साथ महसूस करेंगे, उस शिद्दत के साथ उन्हें जुड़ेंगे, तो आज की जो हमारी समस्याएं हैं, चाहे आपने प्रकृति के दोहन की बात की, पोस्ट कोविड दौर में गांधी के प्रासंगिकता की बात की, शायद हम लोग इस पृथ्वी को, अगली पीढ़ी को बचाने के लिए तत्पर हो पाएंगे। बहुत बहुत आभार आपका। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर पुनीता हरने को, गुजरात विद्यापीठ का पत्रकारिता जनसंचार विभाग, वहां आप काफी लंबे समय से, पिछले 3-3.5 दशक से वहां पर अध्यापन कार्य कर रही हैं और संयोग से मुझे उनके विश्वविद्यालय में जाने का बहुत बार मौका मिला और शायद गांधी के उस जीवित गांधी के कुछ पक्षों के दर्शन करने हो तो गुजरात विद्यापीठ परिसर, जहां प्रोफेसर विद्युत जोशी भी अभी वहां का जो केंद्र है उसके निदेशक के रूप में, एमरेटस प्रोफेसर के रूप में नेतृत्व दे रहे हैं, जब सुबह ही सुबह आज स्वच्छता आंदोलन की बात आज की जा रही है, बरसों पहले मैंने इस विश्वविद्यालय परिसर में देखा कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से लेकर के वरिष्ठ प्रोफेसर तक हाथ में झाड़ू लेकर के बाहर निकल रहे हैं। तो ये इस तरह के दृश्य चरखा काटते हुए विद्यार्थियों के साथ, अभी ये वेबिनार शुरू होने के पहले विद्या जी से जब बात हो रही थी पुनीता जी की उपस्थिति में, प्रोफेसर सुदर्शन एंगर का नाम आया था। उन्हीं के सानिध्य में जब विद्यार्थियों को संबोधित करने का अवसर मिला, तो जब उन विद्यार्थियों को चरखा काटते हुए देखा तो मुझे गांधी का स्मरण आ गया कि किस तरह से वो चरखा काटते हुए उस अंग्रेजी सत्ता की नींव को उन्होंने हिला दिया। तो वो गुजरात विद्यापीठ जिसकी स्थापना गांधी जी ने की थी, उसी विश्वविद्यालय परिसर में कार्यरत, क्योंकि मैंने तो वो टाइम भी देखा है जब वहां के शिक्षकगण डेस्क पर बैठ वहां नीचे अपना आसन लगा करके डेस्क पर काम करते थे। तो एक पूरा का पूरा दौर जिसको कहीं जीने की कोशिश विश्वविद्यालय ने की। प्रोफेसर पुनीता हरने लंबे समय से, जैसा मैंने आपसे कहा, कि विभाग में काम कर रही है। ग्रामीण विकास, महिला उन्नयन, अध्ययन, लेखन शिल्प, संपादन, ये आपके मुख्य इंटरेस्ट के एरियाज हैं। यूँ आपने अध्यापन से पहले गुजराती समाचार पत्रों में काम किया, उन्हीं पर आपने, उन गुजराती समाचार पत्रों पर आपने अपना शोध किया और इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन ये भी आप पढ़ाती हैं। गांधी के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हुए वहाँ एक ग्राम जीवन यात्रा जो आयोजित की गई, निरक्षरता उन्मूलन के लिए, स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, मद्यपान निषेध के लिए, गांधी जिन मूल्यों के लिए लड़े उनके प्रचार प्रसार के लिए, या यूँ कहूँ कि पूरी पीढ़ी को उसके साथ जोड़ने के लिए, उन मूल्यों को आत्मसात करने के लिए जो वहाँ ग्राम जीवन यात्रा निकाली गई, उससे भी आप जुड़ी रही। गुजराती भाषा को लेकर के, गुजराती साहित्यकारों पत्रकारों को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण एनसाइक्लोपीडिया तैयार किए गए, उसकी भी आप एक मेंबर के रूप में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपकी 5-6 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। एक शिक्षक के रूप में आपके शोध पत्र अनेक पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। रेडियो टेलीविजन के साथ आप जुड़ी हुई हैं और संयोग से कम्युनिकेशन टुडे के कंट्रीब्यूटर के रूप में, वहाँ की एक लेखक के रूप में भी आप हमारे साथ संबद्ध हैं। अनेक आयोजनों में, देश में अनेक जो इस तरह के अकादमिक उपक्रम हुए, उनमें मुझे इनका सानिध्य अनेक बार मिला। मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर पुनीता हरने से कि गांधी के संदर्भ में वे क्या सोचती हैं, उस परिसर में काम करने का अपना एक अलग तरह का अनुभव जिसकी स्थापना गांधी ने की हो। मुझे तो कई बार वहां जाकर के जब उनके मैं संग्रहालय देखता हूँ, चीजों को देखता हूँ, तो अनायास ही रोमांचिक महसूस होता है। जहां गांधी ने आकर के इसको स्थापित किया, अपने आप में वो एक अनूठा अनुभव है, उसका दर्शन करना भी। वहां तो आप काम कर रही हैं प्रोफेसर पुनीता हरने।
सभी को नमस्कार। और सबसे पहले सर आपका मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और सर मैं पूछना चाहती हूँ मेरे पास कितना समय है? करीब 15 मिनट का समय अपन ने दिया है ना? हाँ हाँ, क्यों तो मैं कोशिश करती हूँ कि उन 15 मिनटों में मैं किस शैली में हम जीते हैं, या तो हम गांधी को कैसे जीते हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, उसकी मैं बात करूंगी। और जो कि हमारा वेबिनार का जो सब्जेक्ट है गांधी द चैरिस्मेटिक कम्युनिकेटर, तो उसके ऊपर भी मैं थोड़ी बात करूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि मुझे जो असाइन किया गया है उसको मैं पूरी तरह से टच कर सकूं। गांधी को हम बहुत आयामी व्यक्तित्व के रूप में जानते हैं। गांधी को पूरी दुनिया जानती है। गांधी एक बैरिस्टर, एक लड़वैया, एक सोशल साइंटिस्ट, एक चैरिस्मेटिक कम्युनिकेटर, एक राइटर, एक जर्नलिस्ट, एक फिलोसोफर, एक सत्याग्रही, एक सत्य का शोधक जिन्होंने आजीवन सत्य की शोध की, और न जाने क्या क्या। बचपन में शर्मीले, बहुत कम नंबर से उत्तीर्ण होने वाले ये मोहन ने ऐसा क्या कर दिया कि आज पूरी दुनिया उसको मान रही है। तो मैं कोशिश करूंगी कि इन 15 मिनट में ऐसी कुछ बातें मैं आपके सामने ला सकूं जिससे हम कई सालों से जी रहे हैं। गुजरात विद्यापीठ जहां मैं काम करती हूँ, उसकी स्थापना गांधी जी ने की 1920 में। हमारे विश्वविद्यालय को आज 103 साल हो चुके हैं, और जैसा कि सर ने बताया हम उसी जीवन शैली में काम करते हैं और रहते हैं। सबसे पहली बात गांधी की, आप अपने लोगों को पहचानें। हम हमारे विश्वविद्यालय में हमारे स्टूडेंट्स को जानते हैं, जैसा कि गांधी ने कहा कि अपने लोगों को पहचानना क्या होता है। आज के संदर्भ में हम देखें कि फेसबुक में हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं या फॉलोअर्स हैं, पर रात को 3 बजे उठा के हम किसी से बात कर सके ऐसा कोई दोस्त है? गांधी के साथ ऐसे कई लोग थे, तब भी और आज भी। तो अपने लोगों को पहचानना क्या होता है, कनेक्ट क्या होता है, गांधी हमें सिखाते हैं। हम हमारे स्टूडेंट्स से, उनके पेरेंट्स से, मतलब एक्सटेंडेड फैमिली से हम जुड़े हुए हैं। ये हमारी जीवन शैली है। जब हम जानते हैं तब क्या होता है, हम जानते हैं तब हमें पता होता है कि कौन से स्टूडेंट्स को कब छुट्टी चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ। हमारे यहाँ बच्चे जो आते हैं वो ज्यादातर खेत मजदूर के बच्चे आते हैं। तो ये जब हम जानते हैं कि कटाई में इन लोगों को छुट्टी चाहिए, तो उस वक्त वैकेशन नहीं होता तब भी हमें छुट्टी देनी होती है। तो जानना ये होता है कि हमारे सिस्टम में अगर हम शिक्षक हैं, स्टूडेंट को जानते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि उसको छुट्टी कब चाहिए। तो जानना मतलब ये नहीं कि मैं उसका नाम जानती हूँ, सरनेम जानती हूँ, या उसका फैमिली बैकग्राउंड जानती हूँ। जानना मतलब बहुत कुछ होता है। और इस क्वेस्ट में नोइंग द स्टूडेंट्स, नोइंग द सेकेंड लाइन ऑफ आवर कनेक्ट, तो कनेक्ट को जानने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, एफर्ट, और वो हम कर रहे होते हैं। जानने के लिए गांधी ने पूरे भारत का प्रवास किया। सर ने जैसे बताया, हम ग्राम जीवन यात्रा करते हैं हमारे स्टूडेंट के साथ। 1 साल तक गांधी ने पूरे देश को देखा, और उस वक्त वो कोचरब आश्रम में थे। गांधी भारत में आए उस वक्त पूरे देश में से कई जगह से उनको इनवाइट किया गया कि हाँ आश्रम खोला जाए। गांधी ने अहमदाबाद को पसंद किया उनके कुछ कारणों के साथ, और उनमें सबसे पहले वो कोचरब आश्रम में गए, पालड़ी गांव में है, और उसके बाद साबरमती आश्रम में। और उस आश्रम में जाकर भी गांधी 2 साल तक कुछ नहीं बोले। उन्होंने पूरे देश का परिभ्रमण किया और लोगों को जाना। हम भी वही कोशिश करते हैं। स्टूडेंट के साथ हम 2006 से गांव में जा रहे हैं। 5 दिन रहते हैं हम गांव में। गांधी ने जो कहा है वो सब हम याद रखकर उसी शैली से रहते हैं। सादगी से रहना, जो मिले उसमें खाना, और गांव वालों को कुछ नहीं सिखाना है, हमें उनसे क्या सीखने को मिलता है वो हम देखते हैं। हम कई गांव ऐसे भी पसंद करते हैं, खासकर जहाँ की मोबाइल के टावर ना हो, सिग्नल भी ना आए, और हमारे स्टूडेंट और हम पूरे वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होकर के रह सके, क्योंकि हमको एक दूसरे से कनेक्ट होना है। तो बाकी बहुत सारी बातों से हमें डिस्कनेक्ट होना पड़ता है। दूसरी बात, लोगों से सानिध्य, उनको समझो, उनका फूड, उनका बिहेवियर, उनका कल्चर, उनका फेस्टिवल, ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें लगती है। पर आज जैसे कि विद्युत सर ने बताया, मार्केट हमको कैसे कैप्चर कर पाया, क्योंकि मार्केट हमारी जरूरतें जान गया, मार्केट हमारी हैबिट्स जान गया। तो हम भी यही कोशिश करते हैं कि हम कैसे सबको जाने। उसके बाद जो
बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो है हमारी पदयात्रा और हमारे ग्राम शिल्पी। हमारे इस काम से इंस्पायर होकर के कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो गांव में अपना जीवन देते हैं। उनको हम बहुत छोटा सा स्टाइपेंड देते हैं इनिशियली कुछ सालों के लिए, पर वो उस गांव में बैठते हैं, वहाँ की खेती कृषि समझते हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं। और ऐसे हमारे अब तक देश में गुजरात से बाहर 4 है और गुजरात में 12 और अब 16-17 ग्राम शिल्पी ऐसे हैं जो पूरे गांधीयन वे में गांव में बैठकर एक गांव नहीं आसपास के कई गांवों का काया पलट कर रहे हैं। तो ये है गांधी का हमने जो समझा और हमारे जीवन में उतारा, ये बात है। गांधी की कई बातें हैं जो सब जानते हैं, उसे मैं रिपीट नहीं करती, पर मुझे ये कहना या मतलब ठीक लगेगा कि जन आंदोलन की बात होती है कम्युनिकेटर में। तो अगर मेरा कोई पॉइंट है या मेरे पास कोई मुद्दा है, तो मेरे साथ कितने लोग जुड़ते हैं। आज हम इस ऐसे स्थिति में हैं हम लोग कि हम हमारे घर में भी 4 लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, जबकि गांधी के साथ इतने सारे लोग कैसे जुड़े, उसकी स्ट्रेटेजी क्या थी। गांधी वॉज स्ट्रेटेजिस्ट या गांधी वॉज कम्युनिकेटर या गांधी वॉज प्योर थोरो कम्युनिकेटर कि जिनके कम्युनिकेशन पे या जिनके कहने पे किसी को कोई शंका नहीं थी और लोग अपने से जुड़ते गए। तो मैं ऐसा कम्युनिकेटर कैसे बनूं कि मेरे कम्युनिकेशन में किसी को कोई शंका ना हो। तो इस बात को हम ढूंढ रहे होते हैं और उसके ऊपर हम कई एक्सरसाइज करते हैं। जैसे कि मुझे कुछ कहना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं उसको कहूं उससे पहले मैं उसको उसके लिए सोचूं और फिर बोलूं। तो ऐसी छोटी छोटी एक्सरसाइज हम स्टूडेंट के साथ करके उनका कम्युनिकेशन ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम गांधी का लाघव जो है, जैसे कि गांधी ने कहा क्विट इंडिया फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें क्या एडिट हो सकता है। तो एडिटिंग सिखाने के टाइम सबसे पहले गांधी आते हैं। जर्नलिज्म के एजुकेशन में व्हेन वी टीच एडिटिंग वी पुट फर्स्ट द क्विट इंडिया। तो क्विट इंडिया में आप क्या क्विट मतलब एडिट करोगे, ये हिंद है और आपको छोड़ना है। तो गांधी की ऐसी राइटिंग की बातें जब हम सीखते हैं और सिखाते हैं, तो गांधी हमारे साथ कांस्टेंट है। मैं प्रार्थना की बात करूंगी, गांधी और उनकी प्रार्थना है। वैष्णव जन उनका एक ऐसा भजन, प्रिय भजन, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी मान्य है। उस भजन के अर्थ में अगर हम जाएं और उसे समझें, तो हम सबको पता चलेगा कि एक ऐसे मनुष्य के बारे में बताया गया है जिसको दूसरे का दर्द मालूम है। अब आपको और मुझे ऐसे बैठे बिठाए कैसे किसी का दर्द मालूम होगा। तो उसको एक्सप्लेन करते हैं जब हम, तो कई बार होता है ऐसा होता है क्लास में कि स्टूडेंट लॉस्ट इनटू टीयर्स, क्योंकि उनको इस भजन को, इस प्रार्थना को किसी ने समझाया ही नहीं होता है। असतो मां सदगमय क्या होता है, असत्य के असत्य से सत्य की ओर जाना क्या होता है। ये जर्नी में जब एक स्टूडेंट और टीचर एक साथ जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि गांधी ने उस वक्त में क्या काम किया होगा। प्रार्थ अना, प्रार्थ मतलब आप प्रार्थ करते हो, अंतर से करते हो, तो वो क्या होता है, आर्त क्या होता है, ये भी हम बात करते हैं। गांव की बात गांधी की बातों में कई बार आती है और गांधी ने हिंदुस्तान के गांवों की बात करी। हम उसी गांव में विद्यार्थियों के साथ जाते हैं और हमारे जो एक्सपेरिमेंट है, जैसा कि हम अहमदाबाद से कुछ सीख के गए और उन्हें वहां कम्युनिकेट करना होता है, तो उनके कल्चरल एस्पेक्ट को मतलब डिस्टर्ब किए बिना हमें वो बात करनी होती है। जैसे एक बात सर ने बताई कि वहाँ लीकर का इश्यू है, मतलब वो जो है नशाबंदी का काम हमें करना है। हम कैसे करेंगे, क्योंकि वहां तो वो है ही। तो उनके कल्चरल इश्यू, कास्ट, क्लास, रेस, रिलीजियन इश्यू, उन सबको डिस्टर्ब ना करते हुए भी हम वो बात करते हैं। सूत्रों का माध्यम और प्रतीक की बात करें, गांधी के प्रतीक क्या है, गांधी ने क्या दिया। गांधी ने झंडा दिया, हाँ दिया, फ्लैग दिया। तो गांधी ने रेटिया दिया, गांधी का चश्मा, गांधी की धोती। तो जो सिंबल है, सिंबल एंड कम्युनिकेशन, जब हम बात करते हैं क्लास में, तो आप किसी भी पेपर पे खाली चश्मा दौड़ दो, पूरी दुनिया समझ जाएगी ये गांधी की बात है। किसी भी अखबार के या किसी भी चित्र में आप एक चरखा लगा दो, पूरी दुनिया समझ जाएगी कि ये गांधी की बात है। तो क्या आप और हम ऐसे कैसे बने कि हम कुछ कहना चाहे वैसा ही लोग समझ ले। कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि हम एक दूसरे को क्या कहते हैं कि
मुझे ऐसा नहीं कहना था, तुम कुछ गलत समझे हो, या मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं था। तो ऐसा क्यों होता है कि हमको ये ऐसा एक्सप्लेन करना पड़े? तो हम जो कम्युनिकेशन सिखाते हैं तब स्टूडेंट को खास कहते हैं कि व्हेन यू वांट टू कम्युनिकेट, सबसे पहले उसको अपने प्रोसेसर में भेजो, अपने दिमाग में भेजो, उसको एडिट करो और फिर बोलो। तो कम से कम आपको जो कहना है वो सामने वाला समझे। गांधी के कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गांधी ने कभी जिंदगी में किसी को ये कहने की नौबत नहीं आई कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तो सबसे पहले जो, अगर हम अच्छे कम्युनिकेटर है तो हमारे कम्युनिकेशन में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जैसा मुझे जिसको जो कहना है उसे वैसा ही वो समझ में आए, उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। तो वो हिंदू छोड़ो हो, या पूर्ण स्वराज हो, या स्वदेशी हो, या फिर राम राज्य हो, गांधी के जो शब्द है उसमें कुछ भी ऐड या एडिट करने की नौबत नहीं आई। ये गांधी का कम्युनिकेशन है। गांधी के पत्रों के उत्तर, हिंदुस्तान के कई कोने से लोगों ने गांधी को लिखा और गांधी ने सबको जवाब दिया है, छोटे छोटे उत्तर भी दिए हैं। जैसा कि एक पत्र है उसका मैं उल्लेख करना चाहूंगी। हमारे कुलपति कुलाधिपति नारायण भाई देसाई, वो गांधी जी के पास ही पले बड़े, आश्रम में ही बड़े हुए। उनको स्कूल में रखा गया और एक दो बार वो स्कूल गए, वापस आए, क्योंकि उनको स्कूल की शिक्षा अच्छी नहीं लगी। उनको ये था कि मैं आश्रम में इन सब जो महानुभाव है उन्हीं से सीखूंगा। फिर एक बार नारायण भाई ने गांधी जी को पत्र लिखा, मारे स्कूले नहीं जाऊं, मारे भणवू नहीं, मतलब आई डोंट वांट टू स्टडी इन द स्कूल और मुझे मार्गदर्शन दीजिए। गांधी जी ने उनको उत्तर दिया, शाबाश। मतलब कितना सुंदर पत्र का उत्तर कैसा है, और बात करने वाला इससे कितना खुश हो जाता है कि उसे जो चाहिए था वो मिला। पर कोई बड़ी बात नहीं है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, प्रिय ये तुम्हें मेरा आशीर्वाद, ये बने रहो, आगे ऐसा करो, नहीं, शाबाश। तो ऐसे कई पत्र हैं, हम वेबसाइट पे देख सकते हैं, मतलब CWMG पे देख सकते हैं। गांधी का जो पूरा काम है, रिटन एंड ओरल, वो सब वहां पे है। रचनात्मक कार्यक्रम, हरिजन सेवक संघ, ये सब भी बातें मैं विस्तार से कह सकती हूँ, पर इसको यहाँ मैं स्किप करती हूँ। मैं दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ कम्युनिकेशन में, वो है एक उपवास और एक मौन। जब गांधी उपवास रखते थे तो पूरी दुनिया को टेंशन क्यों हो जाती थी? उपवास की बात इसलिए करें हम कल्चरल एस्पेक्ट से कि हमारे देश में उपवास का एक अलग तरह से महत्व है। बहुत सारी महिलाएं अपने पति के लिए उपवास रखती है, व्रत रखती है। तो उपवास की परंपरा हमारे यहाँ हमारे धर्म से है, शास्त्रों से है, और आज के कंटेक्स्ट में वो ज्यादा ग्लोरीफाई भी हो गया है, क्योंकि बहुत सारे फास्ट जो है वो मीडिया पे ऐसे दिखाए जाते हैं जैसे कि कोई इवेंट हो, जैसे कि वो करवा चौथ है या फिर वगैरह वगैरह। तो मैं उन बातों में नहीं जा रही, आई एम नॉट गोइंग इन क्रिटिसिज्म ऑफ इट। बट उपवास क्या है, फास्टिंग क्या है? आप अगर खाना किसी कारण से छोड़ रहे हो, अन्न और जल का त्याग कर रहे हो, आप एक पेन ले रहे हो, तो आप लोगों को बता रहे हो कि मैं इस कारण से खा नहीं रहा हूँ। और गांधी अगर खाना छोड़ देते थे तो महादेव भाई को ऐसा लगता था कि महादेव भाई को कि मैं मर जाऊंगा अगर ये छोड़ देंगे तो। और सच में ऐसा हुआ है, हम सब जानते हैं कि महादेव देसाई का जल्दी चले जाना ये गांधी की चिंता के कारण ही था। और गांधी है ऐसा अखबारों में, कम्युनिकेशन में दिखाया जाता था कि किसी छोटा सा दिया है उसको जलता हुआ दिखाया जाता था कि गांधी है, उनके फास्ट चल रहे हैं, उनके 21 दिन के उपवास कई बार हुए हैं। तो उन जो फास्टिंग है वो कितना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन था कि जिससे पूरी दुनिया को पता चलता। आज आज हम उपवास ऐसे कारण से कर सकते हैं या हमारे उपवास का ऐसा कोई असर है? तो कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट्स या चैरिस्मेटिक कम्युनिकेटर कौन, कैसे, ऐसे यूं ही नहीं बन गए गांधी। मौन की बात करें, हमारे जीवन में हम कितना इजीली एक दूसरे को कहते हैं, जैसे मैं गुजराती में कहूँ तू बोलवानु बंद कर, या तो फिर हिंदी में कहेंगे बोलो मत, बीच में बोलो मत, या बोलो ही मत, या तुम कुछ भी मत बोलो। हम एक दूसरे को चुप करने की क्वेस्ट में है, हमको बोलना है, सुनना नहीं है। इस स्थिति में हम अभी 2023 में है, और गांधी बोलना ही बंद कर देते थे और ब्रिटिश सल्तनत हिल जाती थी। क्योंकि जब आप कहते हो कि मुझे कुछ नहीं बोलना है, उसका अर्थ ये है
कि आपकी ऐसी योग्यता नहीं है कि मैं आपसे कुछ कहूं, आपसे मैं बात करूं। तो आपसे मैं बात करूं, ऐसी योग्यता हो तो मैं आपसे बात करूंगा, अन्यथा आप बात करने के लायक भी नहीं है। और ऐसा कहकर जब भी गांधी ने मौन किया, जब भी गांधी मौन में गए, गांधी का मौन वो इतना बड़ा कम्युनिकेशन था, इतना स्ट्रांग कम्युनिकेशन था, जिससे कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ा। एक आईटीएम थियरी है, वो कम्युनिकेशन में हम अक्सर बात करते हैं। आईटीएम थियरी क्या कहती है? तो आई स्टैंड्स फॉर इंटरपर्सनल, एम फॉर मास मीडिया और टी फॉर ट्रेडिशनल माध्यम। मतलब इन तीन तरह से गांधी ने कम्युनिकेशन किया। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, अपने से खुद से बात करना और अपने साथ जाहिर सभा में, प्रार्थना सभा में या प्रवास में लोगों से बात करना। ट्रेडिशनल मीडिया यानी कि भजन, कीर्तन, रामधुन, संगीत, उनके सांध्य प्रवचन। और मास मीडिया मतलब उन दिनों में नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन, इन सामयिकों से उन्होंने मीडिया से मतलब लोगों से जुड़ने की कोशिश करी। सत्य की शोध, मारू जीवन एज मारू संदेश, लोगों से मिलना, संदेश का निर्माण, ये सब बातें गांधी से जुड़ी हुई ऐसी है कि जिसमें हम आज भी उसी तरह से फॉलो करें तो हमें हमारी आज के प्रश्न और उसके उत्तर मिल सकते हैं। गांधी ने जो भी कम्युनिकेशन के उनके जो मुद्दे है या उनकी जो स्टाइल है, वो ऐसी कोई स्टाइल है नहीं है कि जो पहले नहीं थी या गांधी से ही शुरू हुआ। सत्य गांधी से पहले भी था, अहिंसा गांधी से पहले भी थी, अस्तेय गांधी से पहले भी था, सब कुछ पहले से था। पर उन्होंने इन 11 बातों को इस तरह से ला करके हमारे सामने रख दिया, जिसको हम कोशिश करें उसके पास जाने की या उसको समझने की, तो शायद हमारे कम्युनिकेशन में क्लैरिटी आए। जरूरी नहीं है कि आप और हम गांधी ही बने या गांधी के जैसे बने, गांधी की तरह बने या कुछ, पर जितनी क्लैरिटी होगी उतना कंफ्यूजन कम होगा, और जितना कंफ्यूजन कम होगा शायद इश्यूज कम होंगे, और इश्यूज कम होंगे तो हो सकता है कि हार्मनी हो। जैसा कि विद्युत सर ने शुरू किया, वहां मैं खत्म करना चाहूंगी। हार्मोनियस कम्युनिकेशन के लिए क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, और क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन के लिए गांधी ने जिस तरह से कम्युनिकेशन किया, गांधी जैसा कहते हैं कि मैंने बिना सोचे कुछ भी नहीं लिखा है। आज हम सोचने के लिए मतलब हम सोचते कब है, ये एक सोचने वाली बात है। तो अक्सर हम सोचते नहीं है, बोलने से पहले भी सोचते नहीं है, लिखने से पहले भी सोचते नहीं है। तो हमारी सोचने की जो ट्रेनिंग है, हमारी तालीम होती है सोचने की तालीम, तो सोचने की तालीम से हमारी सोसाइटी बहुत दूर जा चुकी है, क्योंकि हम सरेंडर हो चुके हैं हमारे गैजेट्स के। हमारे स्क्रीन टाइम 24 आवर्स में से हमारे कई यंगस्टर के स्क्रीन टाइम 10-10 घंटा होता है। तो जो मोबाइल स्क्रीन टाइम है या टेलीविजन स्क्रीन टाइम है, वो टाइम इतना बढ़ गया है, और हमारा थिंकिंग का टाइम जो है, दिमाग को चलाना, सोचना, अपना फायदा नुकसान सोचना, और उसके लिए भी सोचना कि मैं क्या बोलूं ना बोलूं वगैरह वगैरह, तो ये सब बातें गांधी के काम करने में है। मैंने कुछ नया नहीं कहा है, क्योंकि हम जो जीवन शैली में रहते हैं और जो काम करते हैं, उसी बातों को मैंने यहाँ सर ने कहा इसलिए मैंने बताया है। जैसा कि विद्युत सर ने और विद्या मैम ने बताया, वो पूरी एकेडमिक और थरो नॉलेज की बातें थी। मैंने जो बात करी वो हमारी प्रैक्टिस की और हमारी लाइफ की बातें हैं। शायद इसमें कुछ नया ना हो, पर ये बहुत माइन्यूट है और उसमें बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पुनीता जी। विश्वविद्यालय में और विद्यार्थियों के बीच रह करके किस तरह से आपने गांधी के जीवन मूल्यों को अपने संस्कारों के साथ, जीवन शैली के साथ जोड़ने के प्रयास किए, उसके बहुत सारे उदाहरण देते हुए गांधी के जो संचार तत्व थे, उनके जो मूल बिंदु थे, कि किस तरह से गांधी के शब्दों में, उनकी एक एक वाक्य में जिस तरह की पकड़ थी, क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब छोटी छोटी बात तो पूरे देश को एक तरह से हिला देते थे। जो नारे थे किस तरह से देश को जोड़ने का काम करते थे। संयोग से गांधी जी का और शास्त्री जी का सबके प्रभाव, जय जवान जय किसान, जय जवान देश की सैन्य शक्ति का प्रतीक,
जय किसान इस देश में जब खाद्यान्न का संकट हुआ, आपने उपवास की बात की, गांधी के साथ साथ जब शास्त्री जी ने पूरे देश में ये बात की, हमारी नई पीढ़ी के मित्रों को समझना होगा, जो विद्यार्थी यहाँ हैं, कि शास्त्री जी के उस एक आह्वान पर कि आप सोमवार की शाम का खाना मत खाइए, आज भी आपको शायद वो वयोवृद्ध लोग मिल जाएं जो शास्त्री जी के उस बात का अनुसरण कर रहे हैं। ये है वो महापुरुष या उन नेताओं की वो नेतृत्व क्षमता कि किस तरह से उनकी वाणी के पीछे, उनके आह्वान के पीछे जन समूह उमड़ पड़ता है। और गांधी तो उसके एक अप्रतिम उदाहरण थे, जिस तरह से आपने बताया। बहुत बहुत आभार आपका। हमारे साथ डॉक्टर सुरेश गौड़ हैं, जो PR गुरु के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने अपना एक ब्लॉग भी लिखा है किस तरह से गांधी पब्लिक रिलेशंस और जर्नलिस्टिक दौर से, क्योंकि मैंने उनकी ज्यादा बात की नहीं जर्नलिस्टिक और उसकी, तो लेकिन उन्होंने इस पर अपना एक पूरा ब्लॉग भी लिखा है, चैट बॉक्स में उन्होंने शेयर भी किया है, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा। और उसके बाद डॉक्टर प्रज्ञा कौशिक, वो एक कविता गांधी पे सुनाना चाहती हैं, उन्होंने भी मैसेज किया मुझे। तो बहुत संक्षेप में मैं डॉक्टर सुरेश गौड़ से अनुरोध करूंगा कि गांधी को लेकर के, क्योंकि उन्होंने अपने युवा काल में गांधी पर एक नाटक भी मंचित किया था, तो गांधी को उन्होंने एक तरह से उसका अनुसरण किया, जीने की कोशिश करते हैं अपने जीवन के साथ। तो मैं डॉक्टर सुरेश गौड़ को अनुरोध करूंगा कि वो अपने अनुभव को साझा करें। डॉक्टर सुरेश गौड़। थैंक यू संजीव भाई, थैंक यू वेरी मच। और मैं डॉक्टर विद्युत जी का, विद्या जी का और पुनीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से गांधी जी के बारे में समझाया। मैं बहुत इंटरेस्ट लेके इनकी बातों को सुन रहा था, क्योंकि आप देखिए, मैंने जब ब्लॉग लिखना, मैं 3 बातें शेयर करूंगा, ज्यादा नहीं। जब मैंने ब्लॉग लिखना शुरू किया जिंदगी में, तो पहला ब्लॉग मैंने महात्मा गांधी पर ही लिखा, यानी कि 5 दिसंबर 2018 को जो मैंने पहला, अब तक मैं 120 ब्लॉग लिख चुका हूँ और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका हूँ ब्लॉग लिखने में। तो पहला जो ब्लॉग था वो गांधी जी से शुरू हुआ था कि महात्मा गांधी एंड पब्लिक रिलेशंस। मैंने वो शेयर भी किया है आप लोगों से, लिंक मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि सन 1975 में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, फाइनल ईयर में था, और भारतीय दिल्ली में जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है उसकी रिपर्टरी में एज एन एक्टर था, तो हमने एक नाटक चुना था, हत्या एक आकार की। वो ललित सहगल द्वारा हिंदी का लिखा हुआ नाटक था, और उसको हमने 2-3 जून 1975 को दिल्ली में मंचित किया था, जिसमें उस वक्त जो हमारे NSD के डायरेक्टर थे अलकाजी साहब, वो भी आए थे, और NSD के बहुत सारे स्टूडेंट्स उस प्ले को देखने आए थे। और वो नाटक था 4 लोगों पर आधारित जो गांधी हत्या में शामिल थे, जैसे एक नाथूराम गॉडसे और 3 साथी। और वो 30 जनवरी का दिन उस नाटक में वो था, 30 जनवरी का दिन है, और लंच का समय है, वो खाना खा रहे हैं, और खाना खाने के बाद जब वो जाना, कहते हैं चलो अब टाइम हो रहा है, क्योंकि 5 बजे तो हत्या करनी है, ऑलरेडी फिक्स टाइम है, तो भाई चलो हमें निकलना है यहाँ से। तो उनमें एक रुक जाता है साथी, तो वो कहते तुम क्यों नहीं चल रहे? वो कहते मेरा एक सवाल है। कहते अब क्या, कौन सा सवाल आ गया? कहते जो हम ये करने जा रहे हैं क्या ठीक है? तो ये सारी विवेचना, वो कहते ठीक है, अगर तुम नहीं मान रहे तो एक काम करते, एक अदालत बैठाते हैं, और उस अदालत में तुम चूंकि गांधी का पक्ष ले रहे हो तो तुम गांधी के सफाई के वकील बन जाओ। एक जज बना देते हैं, एक इतिहासकार बनेगा, और जो गॉडसे थे बोले मैं गांधी हत्या करना चाहता हूँ तो मैं गॉडसे ही रहूंगा। तो वो एक अदालत बैठाते हैं, उसमें मैं जज का रोल करता हूँ, और जब नाटक का अंत होता है तो ये प्रूव हो जाता है कि गांधी को गलत मारा गया है। गॉडसे खुद इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि मैंने गांधी को जो मारा है वो गलत मारा है। लेकिन वो उस नाटक ने मेरी जिंदगी पे जो प्रभाव छोड़ा 1975 में पहली बार, कॉलेज का स्टूडेंट, और उसके बाद उस नाटक को मैंने कई बार दोहराया स्टेज के ऊपर, जालंधर में, अमृतसर में। जब मैंने जालंधर में वो नाटक किया, पंजाब केसरी के जो मालिक थे लाला जगत नारायण, बाद में जिनकी हत्या हो गई थी, वो अपने पुत्र रमेश चंद्र और विजय के साथ बैठे हुए मेरा नाटक देख रहे थे। तो नाटक के बाद स्टेज पे आके बोले लाला जी कि बेटा मैंने ऐसा नाटक जिंदगी में पहली बार देखा है गांधी जी के ऊपर। और उस नाटक को मैंने कई शहरों में किया, मतलब उस नाटक में मैंने गांधी को जिया है एक तरह से। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप जिसे अपना नायक समझते हैं, मैं गांधी जी को अपना नायक समझता हूँ, वो मेरे हीरो हैं। और लोग कुछ भी गांधी जी के बारे में कहें, मैं उनको कुछ नहीं कहता, मैं कहता हूँ ठीक है, ये आपकी सोच है, मैं आपकी सोच पे कोई कॉन्टेस्ट नहीं करूंगा। जैसे कहते हैं ना, प्रभु मुहूर्त देखी थी जैसी, उसको जैसी लगी उसने प्रभु को उसी रूप में देखा है। और तीसरा, रिसेंटली मैं एक कहीं कुछ पढ़ रहा था तो मेरे हाथ में किसी एक किताब का रेफरेंस आया। एक लुईस फिशर हुए हैं फिलाडेल्फिया में, जर्नलिस्ट थे,
उन्होंने गांधी जी पे 5 किताबें लिखी हैं और वो सारी किताबें गांधी जी जब जीवित थे तब लिखी हैं। तो और उनकी एक लेटेस्ट बुक जो मैं आजकल पढ़ रहा हूँ उसका टाइटल है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। उस बुक के कवर पेज पे जो लिखा है कि द बेस्ट बायोग्राफी ऑफ गांधी, आई वॉज एंथ्रिल्ड फ्रॉम द फर्स्ट पेज, इट चेंज्ड माई लाइफ, सर रिचर्ड एटनब्रो। और जो गांधी फिल्म बनाई थी रिचर्ड एटनब्रो ने, वो इस बुक के ऊपर बेस करके बनाई थी। और जैसे जैसे मैं बुक को पढ़ रहा हूँ मेरे सामने एक नए गांधी निकल के आ रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि क्या गांधी ऐसे थे। मतलब गांधी को समझने के लिए उनको पढ़ना पड़ेगा। हम बातें करके गांधी को नहीं जान सकते। जब तक हम गांधी जी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, उनको नहीं डीपली समझेंगे। जब वो भारत आए और आके गोखले जी से मिले तो गोखले जी ने उनको कहा कि अगर भारत को जानना है तो भारत में घूमो और फर्स्ट क्लास में मत घूमना। उनको पैसे की कोई कमी नहीं थी गांधी जी के। गांधी जी साउथ अफ्रीका के एक बहुत बड़े बैरिस्टर थे। उस वक्त के जमाने में वो 5000 पाउंड कमाते थे एज पर द बुक, उसमें लिखा हुआ था। तो वो पैसों की कमी नहीं थी। लेकिन उनको कहा कि 3rd क्लास में जाना, और 3rd क्लास में जब बैठोगे तब तुम जानोगे कि भारत क्या है। और जिस चीज ने गांधी जी पे प्रभाव डाला, जब वो उस देश में घूमे और जाके उन्होंने देखा कि वाकई इसमें देश की हालत क्या है और इस देश को जरूरत क्या है, तब जाके एक नए गांधी निकल के आए जो साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी अपना रोल अदा कर चुके। तो गांधी जी के बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर गांधी को समझना है तो उनको पढ़ना पड़ेगा, उनको जीना पड़ेगा, तभी आप गांधी की बात कर सकते हैं, वरना नहीं। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। आपने गांधी को लेकर के आपने जो कुछ व्यक्तिगत संस्मरण है वो सुना है। अब हिसार से डॉक्टर प्रज्ञा कौशिक वो अपनी कविता के माध्यम से उस दिवंगत आत्मा को, उस महापुरुष को, महानायक को याद करना चाहती है। डॉक्टर प्रज्ञा कौशिक जो स्वयं एक तरह से मीडिया लिटरेसी मूवमेंट चला रही हैं, और ये जो सोशल मीडिया की बात की गई यहाँ आज, उसको लेकर के युवा पीढ़ी और विशेषकर बच्चों को कैसे सजग सतर्क करें, उस दिशा में काम कर रही हैं। प्रज्ञा जी। थैंक यू सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। गांधी जी की अगर हम शख्सियत और उनके सिद्धांतों की आज के टाइम के लिए बात करें तो आज मीडिया लिटरेसी और टेक्नोलॉजी के युग में भी उनके सभी सिद्धांत बहुत प्रासंगिक है। जो आज के दिन अगर हमने देखा है कि गांधी जी ने कहा था बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत बोलो, वो सिद्धांत आज नई टेक्नोलॉजी के टाइम में, मीडिया लिटरेसी के टाइम में भी हम ना तो कोई गलत इंफॉर्मेशन टाइप करें यानी लिखें, लाइक करें और ना ही शेयर करें। तो ये एक बहुत सिंप्लीफाइड वे में लोगों को और बच्चों को भी समझाने के लिए है। मैंने एक कविता उन पर जो लिखी है वो गांधी जी के कुछ विशेषताओं पर है, जिनको हम प्यार से बापू भी कहते थे गांधी जी को। उनके ऊपर है कि जब जब सच को सजा और झूठ को वाह मिली, सत्यम वद धर्मम चर, सिर्फ एक लुभावनी बात लगी, तब बापू तुम बहुत याद आए। जब जब हिंसा हथियार और प्रेम एक मोहरा बना, अहिंसा परमो धर्मः सिर्फ एक सशक्त वाक्य रहा, तब बापू तुम बहुत याद आए। जब जब विचार पराधीन और सिद्धांत उपेक्षित हुए, स्वतंत्रता मेरा अधिकार सिर्फ एक कहावत लगा, तब बापू तुम बहुत याद आए। जब जब मेहनत कश भयभीत और भ्रष्ट बलवान हुए, श्रमेव जयते स्वयं पराजित लगा, तब बापू तुम बहुत याद आए। जब जब बदलाव एक बदला और क्रांति अशांति दूत हुए, क्रांतियां इतिहास का इंजन सिर्फ मिथ्या कारावास हुआ, तब बापू तुम बहुत याद आए। ये एक छोटी सी कविता आज मैंने गांधी जी पे लिखी थी, जो कि उनके चाहे सत्यता का पालन हो, अहिंसा का पालन हो, उन सब पर आधारित थी। बस यही मैं आज कहना चाहती हूँ। और जितने भी स्पीकर्स को हमने आज सुना, उन्होंने इतने अच्छे शब्दों में गांधी जी की सिद्धांत, उनकी व्यवहार और सबको इतने, मैडम का तो अभी जो लास्ट हमने सुना इतना बढ़िया बताया और इतनी प्यारी भाषा में मैडम के, तो बहुत ही अच्छा लगा। और सभी स्पीकर्स को थैंक यू।
धन्यवाद प्रज्ञा जी आपकी इस खूबसूरत कविता के लिए। अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बाला लखेंद्र जी, जो वहाँ पत्रकारिता में एसोसिएट प्रोफेसर है, उन्होंने हैंड रेज किया है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो कुछ कहना चाहते हो तो अपना वीडियो ऑन करें। और हाँ, बाला लखेंद्र जी। जी जी, सादर प्रणाम करता हूँ सर, माननीय प्रोफेसर संजीव भानावत जी। और आज की जो प्रोफेसर विद्या जैन जी हैं, पिछले वर्ष हमने एक ऑनलाइन कार्यक्रम किया था जिसकी वो मुख्य वक्ता थे। प्रोफेसर विद्या जैन जी को प्रणाम करता हूँ, और मैडम प्रोफेसर पुनीता हारने जी को। अभी प्रज्ञा जी ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी गांधी जी के जीवन संदेश को लेके। मैं सिर्फ ये क्षमा चाहता हूँ सर कि आज मैं जुड़ नहीं पाया, कि दूसरे कार्यक्रम से लौटा हूँ तो विलम्ब हो गया। गांधी हमारे बहुत निकट हैं, और हम लोग एक तरह से कहेंगे गांधी जी को हम लोग जीने का प्रयास कर रहे हैं। जब पूरे देश में गांधी जी का 150वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा था 2019 में, और उस समय हम लोगों ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो आश्रम है वर्धा, वहां तक की हमने साइकिल यात्रा की थी। मैडम यहाँ पर हैं, प्रोफेसर विद्या जैन जी, मैडम को प्रणाम करता हूँ। सबको याद हो, आप हमारे पिछले वर्ष एक कार्यक्रम में हमारी मुख्य वक्ता थी, और पहली बार मैडम पुनीता जी से मिलना हो रहा है। तो मैं जी तो उस यात्रा के संदर्भ में बहुत संक्षेप में बताना चाहूंगा कि हमारे साथ 13 साइकिल यात्री थे, और वो सब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे। और ये लगभग 19 दिनों की यात्रा थी। और उस यात्रा मार्ग में हम लोगों ने विद्यालय, महाविद्यालय और अनेक शिक्षण संस्थानों में गांधी की चर्चा की, गांधी जी के जीवन पर नाटक किए। और संयोग ये था कि जिस दिन हम लोग वर्धा पहुंचे, सेवाग्राम वर्धा, उस दिन ये जो हमारा लोकसभा चैनल है, जो टीवी चैनल है हमारा भारत सरकार का, वहाँ वो लोग थे। और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि साइकिल पे आज भी कोई गांधी के लिए यात्रा कर सकता है क्या। यात्रा मार्ग में मैं बताऊं, जो यहाँ हमारे वरिष्ठ गांधीवादी विचारक यहाँ पर हैं, यात्रा मार्ग में विद्यालयों में जो बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए, वो आज उसकी आवश्यकता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा मैं प्रोफेसर संजीव भानावत सर को, कि उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम किया है। और मुझे लगता है कि गांधी के 150 वर्ष बाद 1969 में गांधी जन्म लिए, और उनके जन्म शती के वर्ष पे राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत हुई पूरे देश में। जब हम 100वीं वर्षगांठ मना रहे थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, और उस राष्ट्रीय सेवा योजना के भी 55 वर्ष हो चुके हैं। लेकिन इन लंबे अंतराल में कहीं ना कहीं हमने गांधी जी का जो जीवन था, उनका जो व्यक्तिगत दर्शन था, और उनका जो 11, हम सभी जानते हैं, मैडम ने अभी चर्चा भी की है, कि उनका जो संकल्प था 11, जिसमें सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये सारी चीजें थी। आज के जमाने में आज हम उससे दूर होते जा रहे हैं। हमारे विद्यार्थी, हमारा जो शिक्षण संस्थान है, उससे दूर होता जा रहा है। तो आवश्यकता इस बात की है कि गांधी को हम पुनः पढ़ने की कोशिश करें, उनके जीवन को लेकर लोगों तक जाएं, और खासतौर से विद्यार्थियों को, जो हमारे नौनिहाल हैं, बच्चे हैं। मैं अपने बचपन की बात बताता हूँ कि गांधी मेरे लिए इसलिए निकट हो पाए क्योंकि मेरे पिता बचपन में मुझे कहानी लाकर दिया कहानी, और वो कहानी में राजा हरिश्चंद्र की बात थी कि राजा हरिश्चंद्र को पढ़ने के बाद गांधी के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा। और उसके बाद से यकीन मानिए कि हम लोग बहुत सी चीजें गांधी को अपनाने लगे, चाहे वो वस्त्र के रूप में हो या भोजन के रूप में हो। और आज जो पूरे देश में भोजन की बर्बादी हो रही है, जिस तरह से शादी ब्याह और जो त्योहारों में, तो हमें एक बार फिर से गांधी को अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। और इस भारतवर्ष को एक इतना बड़ा महापुरुष मिला, हम सब गौरवान्वित हैं। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जबकि हम दुनिया भर में सत्य अहिंसा की बात करते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वतः वहां उपस्थित हो जाते हैं, और एक पत्रकार के रूप में जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो अविस्मरणीय है और वो अमूल्य है। तो हम आप सबों को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। सर को एक बार पुनः बधाई देते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बाला जी। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी परंपरा है कि गुजरात विद्यापीठ और BHU जैसे जो संस्थान है, वहाँ आज भी उन गांधी के जीवन मूल्यों को लेकर के इस तरह की यात्राएं, पद यात्राएं, साइकिल यात्राएं की जा रही हैं। वो नई पीढ़ी को सीधा उसके साथ जोड़ेंगी। तो ये इस तरह के आयोजनों से ये लाभ है कि हम अनुभव शेयर करते हैं, और यहाँ चूंकि बहुत सारे शिक्षक भी हैं, विद्यार्थी भी हैं, तो अपने अपने क्षेत्रों में कहीं उनको प्रेरणा मिल सकती है कि ये छोटे छोटे प्रयत्न गांधी के जो अलग अलग जीवन मूल्य हैं, जैसा पुनीता जी ने भी कहा, और हमारे जो और एक्सपर्ट्स हैं, विद्या जी और विद्युत जी, उन्होंने भी उनकी चर्चा की। तो कहीं ना कहीं हम आने वाली पीढ़ी को
इस बात से परिचित करा सकेंगे। सोनाली कुमारी ये कुछ कहना चाहती हैं, अपना परिचय दें, अपना वीडियो ऑन करें और जो भी ऑब्जर्वेशन है संक्षेप में बात करें क्योंकि समय काफी होता जा रहा है। सोनल कुमारी कुछ कहना चाहती हैं, शायद हैंड रेज का नोटिफिकेशन था, नहीं है। जयवीर सिंह पूना से हमारे साथ जुड़े हैं, शोधार्थी हैं। सभी को नमस्ते। हाँ हाँ, मेरा एक सवाल है मैडम, महात्मा गांधी हमेशा कहा करते थे कि निरंतर श्रम करके ही कुछ प्राप्त करना चाहिए, और दूसरी बात वे कहा करते थे कि आवश्यकता से अधिक इकट्ठा नहीं करना चाहिए कोई भी। तो आज के युवा को आप वर्तमान में कैसे देखते हैं उनके सिद्धांत से जोड़कर? मैं जवाब दूं? जी मैडम। हाँ आप दे दीजिए। ये किनसे पूछ रहे हैं? जयवीर जी सवाल किनसे है आपका? कोई भी एक्सपर्ट देगा सर। अगर विद्युत सर है तो नहीं। देखिए, युवाओं का जहां तक सवाल है, युवाओं के सामने एक ऐसा दौराहे पे खड़े हैं। वो एक तरफ खुली दुनिया है, ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड है, और मार्केट का दबाव है जो निरंतर उनको ये कहता है कि उपभोग और उपयोग और अपनी खपत को बढ़ाने के लिए मैक्सिमाइजेशन ऑफ नीड की बार बार बाजार बात करता है। महिलाओं को नहाने के लिए भी 4 प्रकार के साबुन चाहिए। एक जगह वो स्थिति है, तो दूसरी तरफ वो युवा भी है जो सोचता है, जिसका अपना विजन है, जिसका फोकस है, और जो भारत के अतीत के आधार पे खड़ा है। पर भविष्य में जब आप देखते हैं, उसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमेशा अतीत होता है। I can never forget that I am an Indian. I can never forget that I come from the land of Gandhi. इसलिए मेरा व्यवहार एक अमेरिकन या एक यूरोपियन व्यवहार नहीं हो सकता। इसलिए भारत के यूथ को इस बैलेंस को बनाकर रखना होगा और कहीं ना कहीं अपनी आवश्यकताओं को एक समावेशी इंक्लूसिव नीड्स के रूप में देखना होगा। वो अपनी अपरंपार आवश्यकताएं बढ़ाकर काम नहीं कर सकता। और श्रम की बात निश्चित रूप से गांधी कहते थे, जो व्यक्ति श्रम नहीं करता और भोजन करता है वो चोर है। तो शारीरिक श्रम पे विश्वास, आज का युवा तो वैसे काफी फोकस्ड है अपने शरीर को बनाने के लिए, वो जिम जाता है, न जाने क्या क्या करता है। गांधी उस तरह की अनप्रोडक्टिव श्रम की बात नहीं करते थे, शारीरिक श्रम की बात करते थे। तो मुझे लगता है 1 घंटा तन के लिए, 1 घंटा वतन के लिए की बात अगर युवा सोचे, क्योंकि हिंदुस्तान युवाओं का देश है और भारत का भविष्य युवाओं पर टिका है, तो आज के युवा को ये सब सोचकर और इस ग्लोबल और इस इंडियन का एक कोई मिश्रण बनाकर आगे चलना होगा। धन्यवाद मैडम। हाँ दयानंद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर दयानंद कादियान, आप हरियाणा से हैं। हाँ, नमस्कार जी सभी को। आज का जो ये वेबिनार है ये बहुत ही लाभप्रद है। इसमें रहा है डॉक्टर विद्युत जोशी, डॉक्टर विद्या जैन जी, पुनीता जी ने तो महात्मा गांधी के संचार शैली को बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। इसी तरह सुरेश गुरु जी ने उनके जो PR दर्शन था महात्मा गांधी का, उनको प्रस्तुत करने का काम किया। जब महात्मा गांधी जी एक उपनिवेशी संचार दृष्टा थे। उन्होंने उनके समय में जब उन्होंने पत्रकारिता शुरू की तो साम्राज्यवादी मीडिया उपनिवेशों की आवाज दबा रहा था। 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, उसके माध्यम से उपनिवेशों को बिल्कुल उपनिवेशों का शोषण किया जा रहा था। महात्मा गांधी ने एक ऐसी पत्रकारिता की विदेश की धरती पर जाकर के ऐसी पत्रकारिता शुरू की और उन्होंने सबसे पहले वेजिटेरियन अखबार में शाकाहार के उस पर लिखना शुरू किया। और वो एक साधारण इंसान से एक महात्मा या राष्ट्रपति तक का सफर उन्होंने पत्रकारिता के जरिए किया था। महात्मा गांधी की जो पत्रकारिता थी वो एक लोक शिक्षण और लोक मंगल पर आधारित थी। वो संपादकीय प्रधान पत्रकारिता पर विश्वास करते थे, जबकि आज जो पत्रकारिता है उस पर विज्ञापन प्रदान हो रहा है और महात्मा गांधी विज्ञापन के बिल्कुल विरुद्ध थे। आज महात्मा गांधी के पत्रकारिता सिद्धांतों को अपना करके पत्रकारिता के ऊपर जो या मीडिया के ऊपर जो तरह तरह के लांछन लग रहे हैं, उन लांछनों से ऊपर उठ करके एक आदर्श स्थापित किए जा सकते हैं मीडिया के क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रोफेसर महेश कुमार।
प्रोफेसर महेश कुमार शायद कुछ कहना चाहते नहीं है। चलिए, मुझे लगता है कि समय काफी होता जा रहा है, तो अपन इसको अब यहाँ समाप्त करते हैं। एक बार पुनः गांधी और शास्त्री जी इन दोनों के प्रति हम अपनी एक तरह से श्रद्धांजलि प्रकट करते हुए ये संकल्प लें कि उनके बताए हुए आदर्शों का अनुसरण करेंगे। जिन जीवन मूल्यों के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया, उन्हें हम किंचित भी अपना सके तो शायद अपने नागरिक धर्म का, या जो आज हमारे तीनों एक्सपर्ट्स ने अपनी बात की कि हम व्यक्ति से लेकर समाज और संस्कृति के बदलाव की तरफ बढ़ें, शायद उस दिशा में सफल हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर विद्युत जोशी जी, प्रोफेसर विद्या जैन और प्रोफेसर पुनीता हरने कि आप सभी ने यहाँ हमें इतना समय दिया और गांधी के जीवन के विभिन्न पक्षों से परिचित कराया। इस चर्चा के बाद जिन हमारे जो सहभागी हैं, जो निरंतर हमारे साथ जुड़ते रहे हैं अलग अलग वेबिनार्स में, डॉक्टर सुरेश गौड़, बाला लखेंद्र जी, डॉक्टर प्रज्ञा कौशिक, वे स्वयं भी, और सुरेश जी भी हमारे यहाँ आ चुके हैं एक्सपर्ट के रूप में भी। जयवीर सिंह रेगुलर आ रहे हैं और अपनी टिप्पणियां करके हमें प्रोत्साहित करते हैं। तो जिस तरह से आप सभी ने एक सक्रियता निभाई है, यही हमारा आत्मविश्वास एक तरह से बढ़ाता है। हमारी जो अगली वेबिनार है वो 9 अक्टूबर को है, और जैसा कि आप सभी को विदित है, ये जो वर्ष है वो 3 ऐसे फिल्मों के जो कलाकार हैं, नायक हैं, देवानंद, मुकेश और शैलेंद्र, इनको एक तरह से हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं। और फिल्म क्षेत्र में जो शोध अनुसंधान कर रहे हैं, राजीव श्रीवास्तव बॉम्बे में रहते हैं और मैं तो उन्हें फिल्मों का एनसाइक्लोपीडिया कहता हूँ। मुकेश पे पहली पुस्तक उन्होंने लिखी, लता जी पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे फिल्म कलाकारों के साथ उनके व्यक्तिगत संवाद उनका होता रहता है, टीवी पे वो आते रहे हैं। तो उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने सहमति दी है और वो कोशिश कर रहे हैं कि शैलेंद्र और देवानंदिया जो ये परिवार है, इनसे भी जुड़े हुए कोई परिजन इसको ज्वाइन कर सके। तो हमारी कोशिश चल रही है, सोशल मीडिया के थ्रू आपको मैं इसकी जानकारी दूंगा। और उसके बाद जो 14 अक्टूबर शनिवार है, तो हमने एक डॉक्टर सुमित नरूला हैं, एमआईटी गुड़गांव में है इस समय, मास कॉम के डायरेक्टर, तो पब्लिकेशंस एंड रिसर्च एथिक्स, उन पर उनका एक पूरा वक्तव्य है कि किस तरह से जो ये आजकल प्लेगरिज्म और ये सब हो रहा है, तो इसको कैसे डिटेक्ट करें, क्लाउन जर्नल्स आ रहे हैं उसको लेके। तो ये एकेडमिकली जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए उसका काफी अच्छा उपयोग होगा। ये दोनों इवेंट हमारे जो है वो शाम को 5:30 बजे से होंगे। आपके पास जो लोग रजिस्टर्ड है, मेल आ जाएगा, और सोशल मीडिया के थ्रू जो मैं सारी सूचनाएं दे रहा हूँ, इन सारी प्रोसीडिंग्स को हमने रिकॉर्ड किया है यूट्यूब पर, और लिंक बहुत जल्दी जैसे ही मेरे पास मिलता है मैं इसको शेयर करूंगा। हमारे अब तक करीब 1100 से ऊपर इसके सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हम कोशिश करते हैं यह हमारा अभियान दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचे। आज भी 200, अभी जो डॉक्टर पृथ्वी सेंगर है हमारे इसका जो तकनीकी पक्ष संभाल रही हैं, उन्होंने मुझे मैसेज करके बताया कि 297 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं अभी तक अपने इस वेबिनार में, और संयोग से पाकिस्तान, फिलीपींस, ये जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो हमारी कोशिश है कि वैश्विक अभियान बने, हमारी भाषा को समझने वाले, हमारे प्रतीकों को समझने वाले जो मित्र हैं कहीं ना कहीं इनके साथ जुड़े। जिन मित्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उनके ई सर्टिफिकेट हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। आपसे अनुरोध है कि आप वो सर्टिफिकेट्स वहीं से आप डाउनलोड कर ले। रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने अभी चैट बॉक्स में डाल दिया है। जिन मित्रों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और सर्टिफिकेट की चाह है, तो वो वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हम सर्टिफिकेट आपको यथा समय भेज देंगे, इस अनुरोध के साथ कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उस पर अपनी टिप्पणियों से हमारा मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इस उम्मीद के साथ कि आपका ये सहयोग हमें इसी तरह से मिलता रहेगा और हमारी ये विचार यात्रा इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।